ला 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 नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। चले भाई, तो कैसा रहा आपका दिन? क्या किया आपने? जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन किया या नहीं किया? भाई 3 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं। सो अगेन मैं आपके सामने हाजिर हूं एक प्यारी सी क्लास लेके। भाई क्लास का नाम, क्लास की हम बात करें तो भैया चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो चैप्टर का नाम था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें, बहुत ही प्यारा चैप्टर था। 4 लेक्चर हो गए हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है। और आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म करने की, वरना अगले क्लास में आपकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चले तो भाई हालचाल बता दो पहले। बढ़िया है ना? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? कि सर पढ़ाई वढ़ाई की बातें मत किया करो, इतनी जल्दी कौन पढ़ता है सर? हम तो सामाजिक विज्ञान ना पेपर से 2 दिन पहले पढ़ते हैं सर। इतनी जल्दी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हैं? यही सोच के बैठे हो तुम लोग? बेटा पिटाई लगेगी, पिटाई। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर लो। कि सर पढ़ाई तो होती ही नहीं है हम पे, हम तो छोटे से बच्चे हैं भाई, पढ़ाई हम कैसे करेंगे? सर एक बात बताओ, इतना ज्यादा बोझ तो लाद दिया है, हम कैसे पढ़ सकते हैं? हैं? पढ़ाई के छोड़ के सब कुछ करवा लो तुम पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं, पहले जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम, और उसके बाद जो भी नए टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चले तो एक काम करो, सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बारी प्यारा सा छोटा सा थम्स अप दे देंगे और उसी के साथ में हम क्या करेंगे, उसी के साथ में हम पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप, है ना? फालतू की बकवास मत किया करो, पढ़ाई कर लो। ठीक है? हाँ बेटा, पहलगाम में जो हुआ मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक स्वर्ग में स्वर्ग को नरक बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कश्मीर जो कि दुनिया का मतलब दुनिया के सुंदर इलाकों में आता है, दुनिया की खूबसूरत जगह है, और ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार जो होगी वो कड़े से कड़ी कदम उठाएगी ऐसे आतंकियों को दंड देने के लिए और पाकिस्तान को दंड देने के लिए। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं एक बारी हम। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें चैप्टर की, तो पहले सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम सर। पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? तो उसके बाद हम करेंगे क्या? तो उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे? बताओ बताओ जल्दी से। फिर नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक बार 1 मिनट रुक जाओ बेटा जी, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, बस देख लूं कुछ भूल तो नहीं गया, बस देख रहा हूं भूल तो नहीं गया कुछ। मैं जो चांद जिसका तेरे बिन न कोई आस। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो भाई पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और उसके बाद हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो आज का एजेंडा रहेगा, नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में, इटली के एकीकरण के बारे में, और आज हम बात करेंगे रूमानीवाद के बारे में। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ? चलिए चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में। सर क्या, किसके बारे में बात करेंगे हम सर? हम रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना? चलिए, रिवीजन की हम बात करें तो सर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था सर? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में आप देखोगे हमने क्रांतिकारियों की बात की थी, जिसमें हमने क्या किया था? हमने जो है किसकी बात की थी? हमने क्रांतिकारियों की बात की थी, क्रांतिकारियों की हमने बात की थी सर, है ना? जिसमें हमारे जो मजीनी साहब जो हैं, मजीनी साहब जो हैं, मजीनी साहब जो हैं, इनकी हमने बात की, और इनके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स को बात की, और हमने बताया इनके बारे में कि भाई देखो इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बहुत सारे गुप्त संगठन, गुप्त संगठन का जो है
गुप्त संगठन का जो है इन्होंने निर्माण किया था। ये बात पता लगी तुम्हें, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे गुप्त संगठनों का निर्माण किया था, और इन गुप्त संगठनों का नाम क्या था, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना। इन गुप्त संगठनों का नाम क्या था, जल्दी से बताओ। मैंने कल ही बताया था आपको, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भाई हमारे गुस्सी मदीनी साहब जो थे एक बहुत बड़े इटालियन क्रांतिकारी थे। कौन से क्रांतिकारी थे, ये इटालियन क्रांतिकारी थे, इटली के थे। इनका जन्म कब हुआ था सर, 1807 में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1821 में कार्बोनारी के हिस्सा भी रहे थे। कार्बोनारी करके एक गुप्त संगठन था, उसका हिस्सा भी बने रहे। उसके बाद आप देखोगे उन्होंने 1831 और 1834 में दो गुप्त संगठनों का निर्माण किया। इन गुप्त संगठनों का नाम क्या था, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, बहुत पिटाई करूंगा नहीं बताओगे। हाँ, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है ना, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है ना। तो हमारी जो यंग इटली थी और यंग यूरोप, ये दो इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाए। इन गुप्त संगठनों का काम क्या था, इन गुप्त संगठनों का काम यह था कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारधाराओं को लोगों तक गुप्त तरीके से पहुंचाना। क्यों सर, क्योंकि आपने देखा, मैंने बताया था, क्योंकि 1815 के बाद क्या हुआ था, 1815 के बाद जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे नेपोलियन भाई साहब हार गए। और इसके बाद आप देखोगे कि जो रूढ़वादी लोग हैं, जो हैं, ये फिर से इनका वर्चस्व छा गया था। मतलब आप बोल सकते हो रूढ़वादी जो है फिर से आ गए थे फ्रांस में 1815 के बाद। ये बताया था मैंने। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया, जल्दी से बताओ। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि 1830 में क्या हो जाता है, 1830 में फिर से क्रांति हो जाती है सर, फिर से क्रांति हो जाती है सर, क्रांति हो जाती है सर। 1830 में क्या होता है, क्रांति हो जाती है। 1830 में क्रांति कैसे होती है, तो आप देखोगे कि 1830 में जो बर्बन वंश का राजा जो था, जो कि रूढ़वादी थे, जो कि, है ना, बर्बन वंश के जो राजा थे, जो कि रूढ़वादी थे, इनको सत्ता से हटा दिया जाता है। और आप देखोगे फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में लुई फिलिप को राजा बना दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब अब फिर से क्या हुआ, 1830 के बाद फ्रांस में, 1830 के बाद फ्रांस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि फिर से आप देखोगे, फिर से यहां पर क्या आ जाता है, फिर से यहां पे संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है, संविधान भी बनाया जाता है और राजा भी होगा। अब संविधान को राजा चलाएगा। तो 1830 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने किसके बारे में बात की थी, याद रखो, इसके अलावा मैंने जो है बेल्जियम के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जो बेल्जियम जो होता है वो अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लेता है। फिर दूसरी मैंने कहानी क्या बताई थी, जल्दी से बताओ। दूसरी कहानी मैंने बताई थी ग्रीस की, जिसको हम यूनान भी बोलते हैं, कि 1821 में इन्होंने लड़ाई करनी शुरू की। इनके जो क्योंकि अगर यूनान की हम बात करें तो ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम का बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य समय के साथ साथ कमजोर पड़ता जा रहा था। और आप देखोगे हमेशा कि जब एक शक्ति कमजोर होती है तो यहां पर आजादी की मांगे उठने लगती हैं। तब हुआ क्या, हुआ यह कि ऑटोमन साम्राज्य जैसे ही कमजोर पड़ा, वैसे ही होता क्या है भाई, वैसे होता यह है कि वहां के जो लोग होते हैं वो क्रांति कर देते हैं। और 1831 में आप देखोगे ग्रीस भी आजाद हो जाता है। कहां से भाई, कहां से आजादी मिल जाती है इनको, तो ग्रीस भी आजाद हो जाता है हमारे ऑटोमन साम्राज्य से और एक अलग देश बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपकी बात की। कौन सी संधि हुई थी सर, कौन सी संधि हुई थी सर, तो आप देखोगे यहां पर कुस्तुकतुनिया की संधि हुई थी। किसकी संधि की बात करूं मैं, बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से, किसकी संधि हुई थी, कुस्तुकतुनिया की संधि यहां पर होती है। और कुस्तुकतुनिया की संधि से आप देखोगे हमारा जो यूनान जो होता है वो आजाद हो जाता है। समझ में आया, फटाफट से बताओ बेटा जी, जल्दी से बता दो। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। लास्ट क्लास में मैंने यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं आया था ये बताओ पहले। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होंगी ना, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी ना आपको। लास्ट क्लास में कौन कौन आया था, नहीं आया था तो लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका लेक्चर देखो, उसके बाद ही आना आप। क्लियर हुआ, हाँ। तो मैंने जो आपको पढ़ाया था वो क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए फटाफट से। मतलब ऐसा तो नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। मैंने जो पुरानी चीजें हैं वही आपको बताई हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था सिर्फ वही पढ़ाया है, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। अब मैं नया पढ़ाऊंगा, रिवीजन हो गया आपका, यही पढ़ाया था हमने। ठीक है, क्रांति हो जाती है, क्रांति के बाद आप देखोगे इसको क्या क्रांति का नाम दिया गया, तो आप देखोगे इसको जुलाई क्रांति का नाम दिया जाता है, जुलाई क्रांति का नाम दिया जाता है, जुलाई क्रांति का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको जुलाई क्रांति का नाम दिया जाता है। जिसमें क्या हुआ था, इसमें तीन चीजें हुई। पहला, फ्रांस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, है ना, जुलाई क्रांति में क्या हुआ, फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा बेल्जियम जो होता है वो नीदरलैंड से आजाद हो जाता है। ठीक है सर, तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो ग्रीस जो होता है वो ऑटोमन साम्राज्य से उसको आजादी मिल जाती है और कुस्तुकतुनिया की संधि के बाद ग्रीस भी आजाद हो जाता है।
रोमन कमल झा, अच्छे से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बाकी इससे अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो जो पढ़ते हो, मुझसे हजारों बच्चों को पढ़ा दिया है मैंने, और मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग को खोलो, और नहीं खुल रहा तो दोबारा से लेक्चर देख लो। नहीं समझ में आ रहा तो जिससे आप पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो आप, बाकी इससे अच्छे से मैं नहीं पढ़ा सकता। सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है मुझे, और लास्ट में जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था वही पढ़ा रहा हूं, और लास्ट क्लास में तुमने खुद से नहीं पढ़ा होगा तभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां से फालतू में यहां पे ये कमेंट बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना तो भागो यहां से, ठीक है। ये सब करने नहीं आता मैं यहां पे कि एक चीज को 10-10 बारी समझाऊं। हमेशा मेरी आदत है कि मैं एक बारी, हमेशा से मेरी आदत रही है कि एक एक चीज को मैं 10 बारी समझाता हूं, एक चीज को 10 बारी समझाता हूं ताकि तुम्हारा डाउट ही ना आए। फिर क्या करता हूं, फिर अगली क्लास में उसी चीज को फिर से पढ़ाता हूं मैं, ताकि फिर से कोई डाउट ना आए। उसके बाद नहीं समझ में आता तो भागो यहां से, फिर क्यों यहां पे पढ़ रहे हो यार, जाओ यहां से, किसी और को पढ़ लो भाई, किसी और से पढ़ लो भाई, अब तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, पढ़ लो तुम किसी से भी। लेकिन यहाँ पे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है कोई भी। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। बाकी दूसरों को ना, दूसरों को डिस्टर्ब मत किया करो। चलिए आज की हम बात करें, आज की हम बात कर लेते हैं, आज की हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आज की हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक्स के बारे में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रूमानी कल्पना के बारे में और राष्ट्रीय भावना के बारे में। सर ये जो 4 टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम बात करेंगे भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। अच्छा, ये हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे 1848 में हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे, क्रांति के युग के बारे में बात करेंगे। क्रांति का युग क्या था इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही उम्दा टॉपिक है ये, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए 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 आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। आई होप आपने इतना चैप्टर जो है पूरा पढ़ा होगा। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। कोई भी बच्चा ऐसा है जो मेरे को देख रहा है, जिसकी पहली क्लास है, जिसने आज ज्वाइन किया है, पहली ही जिसकी क्लास है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाओ और लेक्चर नंबर 1 से देखो, तब समझ में आएगा। आप लेट आए हो तो आपकी गलती है, लेकिन आज आप एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री करोगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं जो भी बच्चे नए हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने लेक्चर नंबर 1 से नहीं देखा है। तो आप जाइएगा और लेक्चर नंबर 1 से देखो, एक एक चीज जो है समझ में आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में आओगे तो बीच में कैसे समझ में आएगा आप बताओ, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं जिनकी पहली क्लास है, तो प्लीज मैं उनसे बोलूंगा जाओ और जाके लेक्चर देखो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है, हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ता है, और हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे रूमानीवाद के बारे में। सर किसके बारे में बात करेंगे? बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समझो यहां पे किसकी बात की जा रही है, रूमानीवाद की बात की जा रही है, रूमानीवाद की बात की जा रही है। अच्छा सर, रूमानीवाद क्या होता है? तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि अगर किसी शब्द के आगे वाद लग जाए तो क्या बन जाता है सर, तो वो एक तरीके की क्या बन जाता है, तो वो एक तरीके की विचारधारा बन जाता है सर, विचारधारा, है ना। अगर किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाए तो कौन कौन बन जाता है, क्या बन जाता है वो, तो विचारधारा बन जाता है वो। मतलब रूमानीवाद सर कैसी विचारधारा है, क्या होता क्या है रूमानीवाद का मतलब? अब होता यह है बेटा जी, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, कि जब भी क्या होता है, जब भी क्रांति होती है तो क्रांति हमेशा लाठी डंडों से, बंदूकों से, गोलियों से, बारूदों से नहीं होती। मतलब सर, मतलब यह है बेटा कि इन सब चीजों के अलावा, फोर्स का इस्तेमाल करने के अलावा, बल का इस्तेमाल करने के अलावा भी राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने के लिए और भी कई सारी चीजें होती हैं, और उन्हीं सारी चीजों को हम बोलते हैं रूमानीवाद। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब ये वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है तो तुम सोच रहे हो कि भैया हाँ हमारी हमारी सिर्फ प्रेमिका हैं, उनसे हम वो रोमांटिक हो जाते हैं, वो भी रूमानीवाद है। अरे नहीं, वो रूमानीवाद नहीं है। रूमानीवाद का मतलब क्या होता है? रूमानीवाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कला से, कला मतलब अपना अपना अपने नृत्य से, डांस करके, है ना, गाना गा के, देशभक्ति के गीत गा के, ऐसे करके क्या करते हैं, देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपसे, ठीक है ना, मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। सुनो सुनो ध्यान से। अब वो गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब सोच के देखो, जिस भी कवि ने गाना लिखा होगा वो कोई युद्ध लड़ रहा है, आप बताओ, कोई युद्ध तो लड़ नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी उसने एक गाना लिख के देश में लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे दिया। मतलब ये गाना कहीं भी बजता है तो अंदर से ऐसी देशभक्ति जगती है ना, कुछ कहने की नहीं। ना ही उसने किसी हथियार का इस्तेमाल किया,
ना ही उसने किसी बल का इस्तेमाल किया, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, बट फिर भी वो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगा रहा है। अब ये जो लोग होते हैं, ये जो रूमानीवाद को जो लोग मानते हैं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब यही होता है कि देखो, हमें किसी बल का इस्तेमाल नहीं करना, हम विज्ञान के ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो लोग होते हैं विज्ञान के तर्कों को नहीं मानते, ये लोग जो लोग होते हैं वो तर्क को नहीं मानते। तर्क मतलब जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। अरे अगर कोई इंसान तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारे लिए कोई चांद तारे तोड़ के ले आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में चांद तारे तोड़ के ले आएगा। इसका मतलब ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे कुछ भी कर, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या सच में ले आएगा क्या वो चांद तारे तोड़ के? नहीं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल सा होता है, भाई चांद तारे तोड़ के नहीं लाएगा वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो यही होता है रूमानीवाद। अब रूमानीवाद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्थानीय संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्थानीय जो भी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनके इस्तेमाल करने से वो गीत को, नृत्य को बनाते हैं। और आप देखोगे ना, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके गानों को सुन के उनके अंदर देशभक्ति की भावना आती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रूमानी कल्पना, है ना। और इन्होंने क्या किया, यूरोप में कुछ ऐसा ही हुआ। अब होता क्या था बेटा, यूरोप में जो लोग थे ना वो कैसे थे? यूरोप में, पूरे यूरोप की अगर हम बात करूं, अगर मैं यूरोप की बात करूं बेटा जी, तो पूरे यूरोप में ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है? वो अनपढ़ हैं, निरक्षर है ना, अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब बेटा वो पढ़े लिखे नहीं है। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ना आता नहीं है, तो वो किताबें पढ़ नहीं सकते, उनको नहीं पता कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर कोई कवि है, अगर कोई बहुत बड़ा कवि है, मान के चलो कोई भी बहुत बड़ा कवि है या फिर लेखक है, कोई बहुत बड़ा नृत्यकार जो है, वो क्या कर सकता है? वो अपने अपने संस्कृति का इस्तेमाल करके, अपनी भाषा का इस्तेमाल करके, स्थानीय लोगों की भाषा का इस्तेमाल करके गाना बना सकता है। कुछ भी बना दो, गाना वगैरह बना दो, और उस गाने को गाकर क्या करेगा? वो राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देगा। तो यही होता है रूमानीवाद, जिसमें हम किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसमें हम किसी भी बल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम अपनी संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सर, संस्कृति में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे हम भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हम बात करें अपनी, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो हम किसका नाम लेते हैं? हम शिवाजी का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? शिवाजी के। कितने महान राजा थे। छत्रपति शिवाजी की बात करें, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, लक्ष्मीबाई की बात करें, हाँ अपने यहाँ की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, है ना, शिवाजी हो गए, है ना, पृथ्वीराज चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अब ये ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए। ये लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो आज जब इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं, इनकी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, तो आपके अंदर एकदम देशभक्ति आ जाती है। आपके अंदर क्या आ जाती है? आपके अंदर देशभक्ति आ जाती है। लो वॉइस है क्या? मेरी वॉइस सही नहीं आ रही क्या? अरे अपने फोन का वॉल्यूम चेक करो यार, वॉल्यूम तो, वॉइस सही आ रही होगी, वॉल्यूम चेक करो, वॉइस सही आ रही होगी, वॉल्यूम चेक करो। अब ये सोच के देखो, इनकी जब आप लोक कथाएं सुनते हो तो आपके अंदर कैसी भावना आती है? एकदम मोटिवेट हो जाते हो। अरे सर, रानी लक्ष्मीबाई तो बड़ी मतलब बड़ी ही शक्तिशाली थी, बड़ी ही वीर थी, बड़े ही ये सब वीर योद्धा थे, बिल्कुल थे। अब ये सब सुन के आपको कैसा लगता है कि हमारा भारत देश जो है वो कैसा है? वो एक वीरों से भरी धरती रहा है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश में बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया है। अब ये सब क्या है बेटा? तो ये सब रूमानीवाद है। समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताइए जल्दी से, रूमानीवाद का मतलब समझ में आया? उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। बताइए फटाफट से, हाँ है ना? क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? सर आपके बाल जो है माथे पे लटक रहे हैं। हाँ तुम बिटिया यही देख लो, पहले माथे पे लटक रहे हैं, कहाँ लटक रहे हैं पता नहीं, समझ में तुम्हें पढ़ने के अलावा जो तुमसे बातचीत हो वो कर लो। सर तुम गाना अच्छा गाते हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर आप हैंडसम लग रहे हो, मतलब पढ़ने के अलावा तुमसे कोई भी बात करवा लो तुम खुश हो। समझ में आया ना? रूमानीवाद का मतलब समझ में आ गया? सारे बच्चे थम्स अप दो फटाफट से, जल्दी समझ में आया है तो जल्दी से बता दीजिए अगर रूमानीवाद का मतलब जो है आपको समझ में आ गया है, जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ। तो आप थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे सिंपल सा बात क्या है भाई, कि हम राष्ट्रवादी भावना जो है और रोमांचक परिकल्पना जो है, इसमें क्या हुआ? एक तरीके का क्या था ये? तो एक तरीके का सांस्कृतिक आंदोलन था। यानी कि हम इसमें जो है किसी भी बल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपनी संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति जो है, संस्कृति का मतलब क्या होता है? कि जो डेली जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपकी संस्कृति का ही हिस्सा होता है। तो आपने क्या किया? आपकी जो संस्कृति जो है, आपने उसको ही आंदोलन का एक हथियार बना लिया। जैसे डेली संस्कृति की अगर हम बात करें तो आप देखोगे भाषा जो है आपकी संस्कृति का हिस्सा है। सोच के देखो, अगर आप कोई हिंदी में अगर आप मान के चलो यूएस में जाते हो, आप लंदन में जाते हो, वहां पे अगर कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा तो एकदम तुम्हें क्या आएगा? एकदम तुम्हें अंदर से अपनेपन की भावना आएगी, चलो यार ये तो हिंदी बोलने वाला मिल गया। ठीक है, तो भाषा भी एक तरीके का संस्कृति का हिस्सा है आपका। कविताएं हो गई,
कविताएं जो हो गई है ना, लोक कथाएं हो गई, बड़े बड़े जो हमारे महान राजा रहे हैं इनकी लोक कथाएं जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि देखो यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में उस टाइम पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अनपढ़ थे। अब भैया उनको आप नहीं समझा सकते कि भैया राष्ट्रवाद क्या होता है, लेकिन उनको समझाने के लिए ये जो कवि हैं, ये जो लेखक हैं, है ना, ये जो भाषा है, ये जो लोक कथाएं हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है अदा किया है। क्या करने में भाई, रोमांचक कल्पना को जगाने के लिए, रूमानीवाद को जगाने के लिए इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं आप देखोगे यूरोप में काफी सारी जो चीजें हैं, आप बोल सकते हो यूरोप में काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आप देखोगे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद का जो है मैसेज दिया है, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का जो है मैसेज दिया है। फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे कुछ चीजें जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सीधा सीधा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, सीधा सीधा, ठीक है ना। चलिए, और ये आपस में बातें मत करो, मैं ब्लॉक करवा दूंगा सीरियसली, बातें बातें करोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहां पे हम बात करें एग्जाम में क्या आ सकता है सर, एग्जाम में क्या आ सकता है, तो आप देखोगे ना, एक बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक थे, बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक थे, इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या था याद करो, इनका नाम क्या था, इनका नाम याद कर लेना, पूरा एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। क्या नाम था इनका? योहान गॉटफ्रीड नाम था इनका। सही है सर, बहुत ही बढ़िया। अब ये एक उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है, आप देखोगे बहुत सारे एक जैसे हम बात करें जर्मनी दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े कवि भी थे, एक बहुत बड़े लेखक भी थे, जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। अच्छा, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया भाई, ये एक तरीके से रूमानी चिंतक थे। मतलब आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी की संस्कृति जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला इन्होंने। आप देखोगे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे आप देखोगे दास वोक का इस्तेमाल किया। ये याद कर लेना, ये याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। इन्होंने राष्ट्र के जो लोगों की आत्मा को बताने के लिए, है ना, इन्होंने वोक जीस्ट का इस्तेमाल किया। इन्होंने पता क्या बोला, इन भाई साहब ने बोला कि देखो ऐसा है कि राष्ट्रवाद की जो भावना जो है ना वो कहीं बाहर से नहीं आती। किसने बोला सर? तो हमारे जो बड़े बड़े दार्शनिक जो है हमारे, अरे एक तो मेरे बाल भाई एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो ठीक है, बाल सही हो गया, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है। अब भाई अगर मैं बात करूं इन भाई साहब की, हमारे जो दार्शनिक थे एक बहुत बड़े, योहान गॉटफ्रीड नाम था इनका, इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये लोगों के अंदर बसी हुई है, लोगों की आत्मा में बसी हुई है। तो उसके लिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का नाम था वोगजीस्ट। समझ में आया? इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग, है ना, लोकगीतों का इस्तेमाल किया, अलग अलग काव्यों का इस्तेमाल किया, अलग अलग नृत्यों का इस्तेमाल किया, ताकि लोगों के अंदर क्या आ सके, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आ सके। यही हमारा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज याद कर लेना। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो रहा है, अब तक जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही थी, उदारवादी लोग लगे हुए थे, तो एक तरफ यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है कि यहां पे रूमानीवाद जो लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो अपनी संस्कृति को अपना आंदोलन का जरिया बना रहे हैं। याद रखना, अपनी संस्कृति को, अपनी खुद की जो संस्कृति है, यानी कि संस्कृति का मतलब क्या हो गया, भाषा हो गई, है ना, लोकगीत हो गए, लोक कथाएं हो गई, इनको जो है एक राष्ट्रवाद का जरिया बनाया जा रहा है। लोगों के अंदर इस चीज को भरा जा रहा है कि देखो कि तुम्हारे जो जमीन के लोग हैं, तुम्हारी जो धरती पे जो लोग, जिन लोगों ने जन्म लिया है, वो कितने महान थे। ये सब बोल बोल के जो है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके अंदर जो है एक उस भावना को जो है जगाया जा रहा है। समझ में आया? जल्दी से बताइए फटाफट से, समझ में आया ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा पहलगांव की हम बात क्या करें बेटा, एक बात बताओ, ये देखो, ये देखो, मैं देखो क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं मैं। देखो पहलगांव की अगर मैं बात करूं, जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे मैं और मेरे जो दोस्त हैं वो प्लानिंग कर रहे थे अगले ही महीने पहलगांव जाने की, कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे थे हम। हमारी टिकट्स वगैरह भी बुक हो गई थी कि जब 2-4 दिन की छुट्टी पड़ेगी बीच में तो पहलगांव घूम आएंगे। लेकिन जब वो आया, वहां से खबर आई, वहां से मैं तो देख के एकदम हचक्का रह गया। मैं सीरियसली, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने देखा, मैं रोया हूं, बहुत रोया हूं मैं। और इसलिए नहीं रोया कि मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई, इसलिए रोया कि भाई निहत्ते निहत्ते टूरिस्टों पे कौन गोलियां चलाता है भाई, कौन गोलियां चलाता है निहत्ते टूरिस्टों पे। तो वो
देख के मेरे को काफी खराब लगा, और मेरे को कश्मीर के लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत खराब लग रहा है कि भाई, क्योंकि आज तक, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग है, सोची समझी प्लानिंग है जो कि पाकिस्तान वालों ने करवाई है। अब हुआ क्या भाई, टूरिस्ट कम हो जाएंगे, तो क्योंकि कश्मीर वालों का जो मेन टूरिज्म है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनका, तो पैसा वहीं से बनता है उनका। अब कोई जाएगा नहीं डर की वजह से। अब मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया कि कहीं भी जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने जाओ, वहां मत जाना घूमने अभी फिलहाल, जब तक मामला गर्म चल रहा है। ठीक है, तो अब ये सीन है। आप बताओ, अब सोच के देखो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी एक कपल्स गए थे, तो वहां पे जब गए थे, उनकी सिर्फ शादी को 20 दिन हुए थे। उन कपल्स को सिर्फ 20 दिन हुए थे शादी को, और उनका वो जो हस्बैंड थे वो नेवी में थे। अब निहत्थे थे, उनको मार दिया। ठीक है ना, तो ये सारी जो खबर सुनी मैंने, तो मेरे को काफी खराब लगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब धीरे धीरे सरकार काम कर रही है। अब इस पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई, जो भी इस घटना में जिसने अपने प्राण गंवाए हैं, तो उनको भगवान शांति देगा, उनकी आत्मा को शांति देगा। और सरकार ये मेक श्योर करे कि भविष्य में ऐसा ना हो, और जिसने भी ये गुनाह किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं तो ये बोलता हूँ भाई, पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो पाकिस्तान को ही खत्म कर डालो भाई, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बस यही है, बाकी मैं क्या ही बोल सकता हूँ बेटा इस पे। बाकी कोई भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बार यही होता है भाई, सेम चीज। हम कुछ, कोई भी घटना होती है, हम उसको भूल जाते हैं। हम भारत में ना ये कमी बहुत ज्यादा है कि हम ना हर चीज को भूल जाते हैं। हम हर चीज को भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस चीज को भूलो कि भाई, ये जो चीजें है ना, आतंकवाद जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आतंकवाद जो होता है वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। तो अब मेरा प्लान कैंसिल हो गया बेटा, नहीं जा रहा मैं क्या ही करूंगा जाके। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें, आगे हम बात करेंगे। और आगे हम किसकी बात करेंगे? आगे हम एक नई चीज की बात करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा। अच्छा, अब रूमानीवाद की अगर मैं बात करूं, रूमानीवाद का मतलब समझ में आ गया होगा गैस आपको, है ना? रूमानीवाद, रोमांटिसिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, रूमानीवाद का सर, आप अब कोई पूछे आपसे सर कि रूमानीवाद का एक उदाहरण दो, तो आप क्या दे सकते हो? रूमानीवाद का उदाहरण आप क्या दे सकते हो? आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि रूमानीवाद का कोई उदाहरण देके बताओ कि कहीं रूमानीवाद देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, देखने को मिलता है। कहां मिलता है? तो नाम लेना, पोलैंड। अब पोलैंड की मैं बात करूं, पोलैंड के बारे में तुम्हें अगर थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा अगर आपको याद हो पोलैंड के बारे में, मैंने क्या बताया था पोलैंड के बारे में, कि जब 1815 में वेना संधि हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे प्रैब जो देश हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जितने भी ऐसे इलाके हैं जो नेपोलियन ने कब्जा रखे थे, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पे नेपोलियन का राज था, उनको आपस में बांट लिया था। और पोलैंड किसके हिस्से में चला गया था? पोलैंड किसके हिस्से में चला गया था? पोलैंड जो है वो रूस के हिस्से में चला गया था, है ना? पोलैंड पे अब किसका कब्जा था? तो पोलैंड पे अब जो है रूस का कब्जा था। समझ में आया? ये हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या? अब रूस वालों ने कब्जा कर लिया पोलैंड पे। अब पोलैंड वालों ने क्या किया? यहां पे ये दिखाता है एक तरीके का रूमानीवाद का उदाहरण। क्या किया भाई? अब यहां पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पोलैंड वालों ने अपनी भाषा को एक तरीके से हथियार बना लिया, है ना? यहां पे आप देखोगे, इन्होंने विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। आप सोच के देखो, ये लड़ तो सकते नहीं है, रूस उस टाइम पे बहुत शक्तिशाली था, अब ये लड़ सकते नहीं है, तो पोलैंड वालों ने क्या किया? पोलैंड वालों ने अपनी भाषा का ही क्या कर दिया? पोलैंड वालों ने अपनी भाषा का ही, आप बोल सकते हो, भाषा को ही एक क्या बना लिया? हथियार बना लिया। हथियार बना लिया। क्या बना लिया भाई? हथियार बना लिया। किसको बना लिया भाई? किसको बना लिया? भाषा को। अब पोलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती थी सर? तो पोलैंड में पोलिश भाषा बोली जाती थी। और आप देखोगे कि पोलिश भाषा बोली जाती थी, और जब रूस का कब्जा हुआ, तो रूस वालों ने क्या बोला? रूस वालों ने बोला कि देखो, ऐसा है कि तुम्हें हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी, तुम्हें रशियन भाषा बोलनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा, रशियन भाषा बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलेंगे। तो हुआ क्या? पोलैंड वालों ने क्या किया? पोलैंड वालों ने बहुत सारे जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूजा वूजा करनी बंद कर दिया। अब पता है, जब रशिया वाले आए, रशिया वाले ने बोला तो मैं पूजा भी किसमें करनी? पूजा पाठ भी तुम्हें रशियन भाषा में करना पड़ेगा। मतलब जब रूस वाले पोलैंड में आए, तो उन्होंने अपनी भाषा को जो है थोपना शुरू कर दिया। अपनी भाषा को जब उन्होंने थोपना शुरू कर दिया, तो यहां पे पोलैंड वासी जो थे, उन्हें दिक्कत हुई। और जब उन्हें पोलैंड वासियों को दिक्कत हुई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी भाषा को ही क्या बना लिया? अपनी भाषा को ही एक हथियार बना लिया। यहां पे इसी चीज की जो बात की जा रही है। अब देखो, यहां पे रूसी कब्जे के बाद क्या हुआ था? पोलिश भाषा को स्कूलों से बाहर कर दिया गया। मतलब किसी भी पोलैंड के भाषा, अब सोच के देखो, कल को कोई तुम्हारे देश में अटैक हो जाए, कोई को तुम्हारे देश में अटैक हो जाए, तुमसे बोले तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी, तुम्हें चाइनीज भाषा बोलनी है, तुम क्या करोगे बताओ? सोच के देखो, अगर मैं एक सिचुएशन देता हूं तुम्हें कि मान के चलिएगा कि तुम्हारे भारत देश में अटैक हो जाता है, और तुमसे बोला जाए कि तुम्हें ना हिंदी भाषा नहीं बोलनी, तुम्हें क्या बोलनी है? तुम्हें चाइनीज भाषा बोलनी है, तुम्हें कोई फलानी भाषा में बात करनी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ पोलैंड वासियों के साथ में। इनके जब पोलैंड में अटैक हुआ, कब्जा हुआ, अटैक किसका कब्जा हुआ भाई? रूस का जब कब्जा हुआ, तो आप देखोगे कि यहां पर इन्होंने सारे स्कूलों से
पोलैंड जो पोलिश भाषा जो है, जो कि पोलैंड में बोली जाती थी, उसको बाहर कर दिया। और आप देखोगे कि हर जगह क्या किया इन्होंने, रूसी भाषा को थोपना स्टार्ट कर दिया। मतलब हर जगह क्या बोलना है आपको, हर जगह तुम्हें रूसी भाषा बोलना है। रूसी भाषा नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब क्या हुआ सर, अब हुआ ये कि जो पोलैंड के जो पादरी थे, पादरी मतलब जो पूजा करते थे, चर्च में जो पूजा करते हैं उनको पादरी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, इनके सदस्यों ने भाषा को जो है क्या बना लिया, राष्ट्रीय प्रतिरोध बना लिया। मतलब एक तरीके, अब क्योंकि कर तो कुछ कर नहीं सकते, हथियार तो है नहीं इनके पास, बेचारे क्या करेंगे, तो इन्होंने अपनी भाषा को ही अपना हथियार बना लिया। अब इन्होंने रूस वालों से लड़ने के लिए क्या किया, इन्होंने रूस वालों से लड़ने के लिए अपनी ही भाषा को हथियार बना लिया कि भैया देखो ऐसा है कि हम तो पोलिश भाषा ही बोलेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। इससे हुआ ये कि बहुत सारे जो चर्च के पादरी थे इनको देश से निकाल दिया गया, बहुत से पादरी ऐसे थे इनको मार डाला गया, सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो रूसी भाषा नहीं बोल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया भाई, इन लोगों ने यहां पर हार नहीं मानी और अपनी भाषा को ही एक हथियार बना लिया। चर्च की सभाओं में और सभी धार्मिक निर्देशों के लिए जो है पोलिश का उपयोग किया जाता था, मना करने के बाद भी कि भाई कोई भी रूसी भाषा नहीं बोलेगा, फिर भी आप देखोगे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर या फिर जितनी भी सभाएं जो होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जाता था, पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अच्छा, रूसी भाषा में उपदेश देने से इनकार करने की सजा के तौर पर रूसियों ने बड़ी संख्या में पुजारियों को जो है जेल भी डाला था। मतलब समझो यहां पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा जी कि समझो कि जो पोलिश भाषा नहीं बोलेगा उसको उठा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा या फिर देश निकाला दे दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, और फिर यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ ये कि जो पोलिश के नागरिक जो हैं उन्होंने अपनी भाषा का साथ नहीं छोड़ा और भाषा की दम पर जो है उन्होंने क्या किया, लड़के दिखाया। उनकी भाषा ही उनका एक प्रतीक बन के रह गई। और आज आप क्या देखते हो, आज आप ये देखते हो कि पोलैंड एक अलग देश है, एक अलग राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि उनके देश में जो भाषा जो थी उसने ही एक राष्ट्रवाद का काम किया। तो ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है रूमानीवाद का। समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही ये समझ में आ गया होगा आपने, है ना, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। भाई एक नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक का नाम है भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। अच्छा सर, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा पोल आएगा, थोड़ा सा बेटा गम खाओ, थोड़ा कम खाओ बेटा, थोड़ा रुक जाओ, चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने दो। ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो लाया हूं मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। जब चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे तो पोल कहां से कर पाओगे? पोल 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 पोल, हैं? अरे करवाऊंगा पोल भाई, डेली करवाता हूं पोल भाई। अरे होंगे पोल, थोड़ा सा शांति रखिएगा, पोल होंगे। थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा बेटा जी, बिल्कुल पोल होंगे। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, एंड में 4-5 क्वेश्चन लाया हूं, देखता हूं किसमें कितना है दम, है ना। तुम पे ही छोड़ देता हूं मैं, कौन कितना करेगा। ठीक है, पोल होगा, बिल्कुल होगा। चलो ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। सर ये टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं? अब सुनो यहां पे थोड़ा सा, अब फिर से चीजों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, फिर से थोड़ा सा चीजों को जोड़ने की कोशिश करिएगा बेटा जी, जल्दी से। ठीक है, चलिए फिर से चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट से, हाँ बताइए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, हम फिर से फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे सर। हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा सर, हमने क्या पढ़ा सर, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा सर। ठीक है सर, फ्रांस के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। 1815 से शुरू करते हैं। 1815 में क्या हुआ भाई, 1815 में जो हमारा वाटरलू है इसका युद्ध हुआ। ठीक है सर, क्या हुआ भाई, नेपोलियन भाई साहब हार गए, नेपोलियन हार गए, नेपोलियन हार गए। ठीक है सर, नेपोलियन हार गया। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ भाई, आगे हम बढ़ते हैं भाई। 1815 से 1830 तक की मैं बात करूं, 1830 तक क्या हुआ, ये सारी चीजें चलते रही। और इसी बीच आप देखोगे गुप्त संगठन बनाए गए, गुप्त संगठन बनाए गए। ठीक है सर, गुप्त संगठन बनाए गए। और आप देखोगे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्रांतिकारियों का काफी बड़ा योगदान रहा है, जैसे गुसपी मजीनी की हम बात करें। ठीक है ना, और इन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने अपनी ही विचारधाराओं को गुप्त तरीके से लोगों तक पहुंचाया। फिर क्या हुआ, 15 साल लग गए इनको प्रॉपर 15 साल लग गए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ ये कि 1830 में होता क्या है, क्रांति हो जाती है। फिर से 1830 में क्या हो जाती है सर, 1830 में फिर से क्रांति हो जाती है सर, क्रांति हो गई। अब क्रांति जब हुई तो हुआ क्या कि जो 1815 में जो रूढ़वादी शासन जो था, रूढ़वादी शासन जो था इसको निस्तनाबूद कर दिया जाता है। मतलब बर्बन डायनेस्टी जो थी, बर्बन राजवंश जो था, उसके राजा को हटा दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे फिर यहां पर जो है
लुई फिलिप को राजा बना दिया जाता है। लुई फिलिप जो है राजा बन जाते हैं फ्रांस के। लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये कब तक पढ़ा आपने? ये पढ़ा आपने 1830 तक। और फिर से क्या होता है? फिर से फ्रांस में एक तरीके से क्या आ जाता है? फिर से फ्रांस में एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। मतलब फिर से क्या हुआ? फिर से क्या हुआ फ्रांस में? फ्रांस में फिर से आप देखोगे संविधान भी आ जाता है, और संविधान को कौन चला, राजा को कौन चलाएगा? संविधान। ये ऐसी सिचुएशन आ गई। अब कब की बात की जा रही है? अब बात की जा रही है 1848 की। 1848 की, 1830 से लेके 1848 की। अब सर ये 18 सालों में, है ना, अब आ जाओ फाइनली कब? 1848 में आ जाओ कि सर फ्रांस में तो सब कुछ सही हो गया था। फ्रांस में तो सब कुछ सही हो गया था सर, सब कुछ सही हो गया था। लुई फिलिप राजा बन गए, है ना, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कि दिक्कत क्या है? फिर क्या दिक्कत है? 1848 में क्या हुआ? एक और दिक्कत हो जाती है फ्रांस में, और आप देखोगे 1848 में जाके फाइनली क्या होगा? फाइनली जो फ्रांस होगा वो पूरी तरह से जो है एक गणतंत्र देश बन जाएगा, एक तरीके से एक लोकतंत्र बन जाएगा। मतलब यह हुआ कि अभी फ्रांस की कहानी खत्म नहीं हुई है। फ्रांस में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। 1789 में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1789 में एक चिंगारी उठी, उसके बाद देखो उथल पुथल हुई, है ना। फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, उसके बाद डायरेक्टरी आई, उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन का शासन चला 1815 तक। 1815 के बाद फिर से बर्मन वंश आ जाता है, रूढ़वादी लोग आ जाते हैं। 1830 में क्या हुआ भाई? बर्मन वंश को हटाया गया। फिर से क्या आया? फिर से आप देखोगे फिर से लुई फिलिप आ गए। फिर क्या? अब क्या होगा? अब फिर से क्या होगा? फिर से जो है यहां पर आप देखोगे फिर से एक उथल पुथल होगी, और आप देखोगे फ्रांस जो है एक क्या बन जाएगा? फ्रांस जो फाइनली 1848 में फ्रांस जो है क्या बन जाएगा? एक गणतंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? गणतंत्र बन जाएगा सर। गणतंत्र जो है बन जाएगा, गणतंत्र बन जाएगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा देश जिसका जो अधिकारी है, जिसका जो लीडर है, जिसका जो नेता है वो चुना हुआ है, उसको हम बोलते हैं गणतंत्र। मतलब एक ऐसा देश जिसका जो नेता है वो कैसा है? वो चुना हुआ है नेता, जिसको लोगों ने चुना है, उसको हम बोलते हैं गणतंत्र। और फाइनली 1848 में क्या होगा? 1848 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्या हुआ सर इन 18 सालों में। ये जो 1830 से 1848 के बीच में है, यानी कि ये जो 18 साल जो है सर, इसमें ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की जनता ने लुई फिलिप को भी हटा दिया, और फ्रांस की जनता ने क्या किया? फ्रांस की जनता ने फिर से फ्रांस में क्रांति कर दी। मतलब एक और क्रांति हो गई 1848 में, एक और क्रांति हुई। कितनी क्रांति होंगी फ्रांस में सर? फ्रांस में तो हर महीने क्रांति होती है ना। तो अब क्या होगा? फिर से क्रांति हो जाएगी, फिर से एक क्रांति होगी। और इस क्रांति में क्या होगा? इस क्रांति में होगा ये कि फ्रांस फाइनली पूरी तरह से फ्रांस जो है क्या बन जाएगा? गणतंत्र बन जाएगा। अब ये क्या हुआ फ्रांस में? ऐसा क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं, मजा आएगा। देखो ध्यान से क्या हुआ सर मतलब यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो 18 साल है ना, इन 18 सालों में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में लोगों ने क्या किया? लुई फिलिप को फिर से हटा दिया, और पूरी तरह से जो है फ्रांस को एक गणतंत्र देश बना दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई? अब सुनो यहां पे, जल्दी से सुनो यहां पे हुआ क्या। अब देखो 1830 तक की कहानी तुम्हें पता है। 1830 तक की कहानी तुम्हें पता है सर, बिल्कुल पता है। 1830 में क्या हुआ? 1830 में आप देखोगे प्रॉपर तरीके से फ्रांस में क्या आ गया था? एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र आ गया था। फिर से वहीं पे जो है क्या हुआ? फिर से आप देखोगे फिर से फ्रांस में एक तरीके से राजा भी राज कर रहा है, और एकदम से जनता भी खुश है। लेकिन हुआ क्या सर बीच में? ऐसा क्या हुआ इन 18 सालों में? ऐसा क्या हो गया सर कि फिर से क्रांति हो गई फ्रांस में? इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब देखो कि 1848 का जो साल जो था ना, वो थोड़ा सा बुरा साल था सर। ठीक है सर, क्या हुआ ये कि फ्रांस में भोजन की कमी थी। भोजन की कमी थी फ्रांस में सर। और हुआ ये कि भाई बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है पेरिस के लोग जो है सड़कों पे उतर आए। दिक्कत ये हुई कि जो लुई फिलिप को राजा बनाया था, ये एक बहुत ही निकम्मा टाइप का राजा निकला। इसने जनता के लिए कुछ किया नहीं। और आप देखोगे 18 सालों में इतना बुरा हुआ कि इनके यहां पर जो आम जनता है उसके यहां पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने को कुछ है नहीं। जो जवान जनता है वो क्या है? वो बेरोजगार है, उसके पास कोई भी काम करने को नहीं है, बेरोजगार घूम रही है। ठीक है सर, अब दिक्कत ये हुई कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे बेचारे? सरकार कुछ कदम उठा ही नहीं रही। सरकार में कौन बैठा हुआ है? लुई फिलिप बैठा हुआ है, जिसको 1830 में राजा बनाया गया था। सरकार कुछ कर नहीं रही, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी के हाल है यहां पे। और इससे ही क्या होगा? आप देखोगे इससे ही यहां पर विद्रोह हो जाएगा। ठीक है ना, जनता ने विद्रोह कर दिया 1848 में। क्यों कर दिया? क्योंकि जनता जो थी वो नाराज थी। किससे नाराज थी? तो लुई फिलिप से नाराज थी, जिसको 1830 में राजा बनाया गया था, है ना। और फाइनली आप देखोगे लुई फिलिप जो होते हैं
तो लुई फिलिप जो लुई लुई फिलिप जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो इनको राजगद्दी से हटा दिया जाता है ना। फाइनली 1848 में आप देखोगे जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप देखोगे कि क्या कर दिया जाता है, लुई फिलिप को राजगद्दी से हटा दिया जाता है और विद्रोह हो जाता है इनके खिलाफ। और ये क्या होते हैं, ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ये भगौड़ा हो जाता है, भाग जाता है, ये भाग जाता है कहीं पड़ोसी मुल्क में। और आप देखोगे फाइनली फ्रांस में क्या आता है, फ्रांस में फिर से अमन आ जाती है, शांति आ जाती है और फाइनली फ्रांस में अब कोई भी राजा नहीं होगा। फ्रांस को एक प्रजातांत्रिक देश बना दिया जाता है। मतलब कहने का यह है कि फ्रांस की कहानी जो थी, अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, फ्रांस की कहानी खत्म हो गई है ना। फ्रांस की कहानी जो थी, अब तक जो हम फ्रांस फ्रांस चिल्लाते आ रहे थे ना, फ्रांस की कहानी जो है यहीं तक थी, फ्रांस की कहानी जो है बस यहीं तक थी। अब क्या होगा, अब हम आगे जो है फ्रांस की बात नहीं करने वाले, आगे नहीं होगा। फ्रांस को हमने जो है आजाद करवा लिया। फ्रांस जो अब एक क्या बन चुका है, फ्रांस एक गणतंत्र देश बन चुका है, जहां पर जो इनका नेता होगा, जो भी इनका राजा होगा, वो चुना हुआ होगा, जनता चुनेगी। ठीक है ना। हाँ, तो बस वही लिखा हुआ है यहां पे, सुनो यहां पे, भोजन की कमी के कारण लोग जो है, जनता जो है सड़क पे उतर आई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लोगों को है ना, लोग जो है इतनी नफरत करने लगे इससे कि भाई लोग इसको मारने पे उतर आए और ये डर की वजह से भाग जाता है, पलायन कर लेता है, भाग जाता है डर की वजह से। फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि हमारी जो नेशनल असेंबली जो होती है, इसको क्या, जो हमारी नेशनल असेंबली जो होती है फ्रांस में, है ना, जो नेशनल असेंबली, इसके जो लोग थे, जो चुनकर आया करते थे, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको जो है प्रजातांत्रिक घोषित कर दिया जाता है। प्रजातांत्रिक मतलब अब जो है, अब फ्रांस में क्या होगा, फ्रांस में कोई भी राजा नहीं होगा। सिर्फ फ्रांस में कौन रूल करेगा, ये हमारी जो नेशनल असेंबली जो है, फ्रांस की जो संसद है, यही बस रूल करेगी। और आप देखोगे इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। इन्होंने हर 21 साल से ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं, वयस्क जो पुरुष हैं, इनको जो है मताधिकार दिए, लोगों को जो है काम का अधिकार की घोषणा की। और आप देखोगे रोजगार मुहैया करवाने का भी वादा किया। समझ में आया, ये यहां पे अंत हुआ हमारी कहानी का। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चांटे पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी बस फ्रांस की कहानी खत्म हुई है। ठीक है, मतलब फ्रांस जो हमारा क्या हो गया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम यहां पे पूरा कर देते हैं अपनी कहानी को। 1848 में फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है और आप देखोगे लुई फिलिप जो होता है, इसको हटा दिया जाता है, लुई फिलिप, है ना। आप चाहो तो यहां पे कारण भी लिख सकते हो, है ना, बेरोजगारी, बेरोजगारी लिख लो यहां पे, बेरोजगारी और खाने की कमी, खाने की कमी, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप देखोगे जनता जो होती है वो लुई फिलिप से बहुत नाराज हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, लुई फिलिप को मजबूरन अपनी गद्दी को छोड़ के भागना पड़ता है। और जब वो भाग जाता है तो नेशनल असेंबली जो होती है वो अपने आप को एक गणतंत्र घोषित कर देती है। और आप देखोगे कि हर एक 21 साल या उससे ज्यादा के जो वयस्क लोग हैं उनको मताधिकार दिया जाएगा, उनको काम का वादा दिया जाएगा, उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, प्लस उनको काम का वादा दिया जाएगा और उनको बराबर अधिकार भी दिए जाएंगे। अब यहां पे ना बहुत सारे बच्चे ना एक प्रश्न पूछेंगे सर कि सर 21 प्लस उम्र के जो लोग हैं उनको मताधिकार दिए, क्या औरतों को भी अधिकार मिला? बताओ तो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या औरतों को भी फ्रांस में अधिकार मिला वोट डालने का, मताधिकार का? जल्दी से बताओ। सर आप क्यों हंस रहे थे अभी? अरे वो एक मैडम आई थी तो हंसी निकल गई, मुस्कुरा दिए थोड़ा सा मैडम को देख के। चलो ठीक है, आइए बताओ, क्या औरतों को वोटिंग अधिकार मिले, मताधिकार मिले औरतों को? नहीं मिले बेटा, है ना। ये एक बहुत दुख की बात है। लेकिन 1848 में जब फ्रांस पूरी तरह से आजाद हो गया, अभी भी इन्होंने अपनी औरतों को मताधिकार नहीं दिए हैं। सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क पुरुष हैं, वयस्क पुरुष मतलब 21 या 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको वयस्क बोल दिया इन्होंने, लेकिन उसमें सिर्फ पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। इन्होंने अभी भी अपनी महिलाओं को अभी भी कोई भी मताधिकार नहीं दिए, नहीं दिए। बहुत दुख की बात है। कब दिए सर? तो 1946 में दिए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, औरतों को अधिकार कब मिले थे उनको, इन्हें 1946 में मिले थे। तो यहां पर हमारी फ्रांस की कहानी का जो है दी एंड हुआ। लिख लो यहां पे दी एंड। अब आगे जो आपको कोई भी फ्रांस की बात नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन याद रखना कि ये जो घटना हुई 1848 में फ्रांस में, जो ये घटना हुई, उससे आप देखोगे बाकी का जो यूरोप है ना, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो उठेगा। अब आप देखोगे कि अलग अलग जगह पर जो है क्रांतियां होंगी, अलग अलग जगह पर यहां पर एक राष्ट्र बनाने की जो है मांग की जाएगी। ठीक है ना। तभी तो बोला जाता है कि जब फ्रांस को छींक आती, फ्रांस अगर छींक भी देना तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। फ्रांस में कोई भी घटना होती है उसका सीधा सीधा असर पूरे यूरोप पे होता है। और अब आप देखना अलग अलग जगह पर किस तरीके से जो है अलग अलग क्रांतियां होंगी। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखना बेटा, एक चीज और याद रखना, जब बात होती है 1800, जब बात होती है हमारी भुखमरी की, कठिनाइयों की, लोगों की, तो यहां पे एक और इंसिडेंट सामने आता है, एक और घटना सामने आती है। ये मे भी एग्जाम में आ सकता है, मे भी एग्जाम में आ सकता है। सर क्या है ये? तो हुआ क्या था भाई, 1845 में सिलेसिया नाम की एक जगह थी सर।
1845 में सिलेसिया नाम की जगह थी, जहां पर क्या था, जहां पर बुनकर जो है वो काम करते थे। ठीक है सर, बुनकर जो है ठेकेदारों के अंडर में रह के काम करते थे। इनका जो है एक विद्रोह हुआ था, और आप देखोगे कि विद्रोह क्यों हुआ था सर, तो जो ये बुनकर जो काम करते थे ठेकेदारों के अंडर में, तो इनको बहुत कम क्या मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था, इनको दाम बहुत कम मिलता था। ठीक है ना, दाम बहुत कम मिलता था, ठेकेदार इनसे बहुत ज्यादा इनका शोषण कर रहा था, इस वजह से जो ये विद्रोह हुआ था सिलेसिया में। कब हुआ था, तो डेट याद रखना, डेट में भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हुआ क्या था, जब विद्रोह हुआ था तो बहुत सारे ठेकेदार भी मारे गए थे, और यहां पे 11 जो बुनकर हैं, 11 जो बुनकर हैं ये भी मारे गए थे। तो ये घटना को याद कर लेना, मे भी एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मैं हमेशा देखो, मैं जो भी पढ़ाता हूं ना, वो बोर्ड में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। बेटा अभी से नहीं पढ़ा रहा, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं। तुम में से कई सारे बच्चे जानते भी होंगे, अपने सीनियर से भी पूछ लेना कभी कि अमित सर को जानते हो नहीं जानते, उनको भी पता होगा कि अमित सर पढ़ाते थे। ठीक है ना, तो बट वही बात है ना, थोड़ी सी बीच में थोड़ा सा लैग आ गया, तो दिक्कत ये हुई कि तुम लोगों से जो कनेक्टिविटी मेरी डेवलप हुई थी वो थोड़ी सी डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो सिलेसिया में जो बुनकर काम करते थे, इनका एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह की डेट आपको याद रखनी है, ये वाली, ये डेट याद रखनी है, ये वाली, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये इनका बुनकरों का काम क्या था, कच्चा माल दिया करते थे, सप्लाई करा करते थे, बट उसके दाम इनको ठीक नहीं मिलते थे, इसी वजह से विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह में आप देखोगे 11 बुनकर जो है मारे भी गए थे। अरे बुनकर मतलब, अरे आदित्य बेटा, बुनकर मतलब जो बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, जो बुनते हैं, जो जिनका काम होता है कपड़ा बनाना। अब भैया तुम्हें कोई धागा दे दे, उसके तुम कपड़े बना दोगे, तो तुम क्या होगे, तुम बुनकर होगे। कपड़ों को बुनना ही क्या होता है, बुनकर होता है, जो कपड़ों को बुनता है, बनाता है कपड़ों को। तो ये जो मजदूर है, इनका काम क्या था, इनका मजदूरों का काम था कपड़े को बनाना। चलिए अब एक नए टॉपिक की बात करते हैं भाई। फ्रांस फ्रांस खेल लिए बहुत, काफी स्टार्टिंग से हम फ्रांस 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 चिल्ला रहे थे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम थोड़ी सी बात करेंगे भैया जर्मनी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। बहुत ही मजेदार भाई होने वाला है, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। जर्मनी के बारे में हम जो है बात करेंगे। सर जर्मनी के बारे में क्यों बात करेंगे, तो ये हम तो पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं ना, और पूरे यूरोप में जर्मनी भी आता है, फ्रांस भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब एक तरीके का क्रांति का युग आएगा। 1848 आते आते आप देखोगे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक तरफ आप देखोगे ग्रीस आजाद हो गया, एक तरफ आप देखोगे है ना बेल्जियम आजाद हो गया, एक तरफ आप देखोगे फ्रांस भी आजाद हो गया। फाइनली फ्रांस ने भी अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब होता क्या भाई, तुम्हारे पड़ोस में किसी का भला हो जाए, है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारे साथ भी होना तो चाहिए। अब जो भी पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी राजतंत्र चल रहा है, वहां पे जो उदारवादी लोग हैं ना, उनके अंदर वही चल रहा था कि यार काश हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए हमारे यहाँ पे, मजा आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे भी एक राष्ट्र का निर्माण हो, हमारे यहाँ पे भी क्रांति हो जाए। फ्रांस में तो हो ही गई, हमारे यहाँ पे भी तो होनी चाहिए। मानते हो नहीं मानते, अरे तुम्हारे पड़ोस में किसी तुम्हारे पड़ोसी को कुछ अच्छा हो जाए तो अंदर तो लगता ही है ना कि भाई उनका लड़का आईएएस बन गया, हमारा भी लड़का कुछ बन जाए, नालायक है वैसे बन जाए कुछ तो बढ़िया होगा। आपने सुना होगा उनका, हमारी बगल वाली जो आंटी है उनकी लड़की की, शर्मा जी की लड़की की 95% आई है, हमारी भी आ जाए। तो जब आपके पड़ोसी के यहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से जलन तो आती है भाई कि भाई इनके यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे भी हो जाए। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ यूरोप में। यूरोप में फ्रांस जो था एक बारी गणतंत्र जब बन गया, तो उसके आसपास के जो देश हैं वहां से भी कुछ ऐसी ही चिंगारियां उठने लगी, है ना। तो इसको हमने बोला उदारवादियों की क्रांति। मतलब जो दूसरे देशों में जो उदारवाद लोग बैठे हैं, जो चाहते हैं कि भाई एक राष्ट्र का निर्माण हो और राजतंत्र का एंड किया जाए, ऐसे लोगों की जो है क्रांति शुरू होगी। तो आप देखोगे इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो याद रखना हमेशा पढ़ा लिखा वर्ग ही करेगा, मध्यम वर्ग जो है इसका नेतृत्व करेगा। और आप देखोगे क्रांति कहां पर होगी। तो अब तक हमने फ्रांस की बात करी सर, सिर्फ अब तक हमने फ्रांस की बात की है सर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे, अब हम इटली के बारे में बात करेंगे, पोलैंड के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर ली, ठीक है ना, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी का जो पूरा हिस्सा है यूरोप का, वो ये लेके बैठे हुए हैं, है ना, वो ये लोग लेके बैठे हुए हैं। और आप देखोगे इन ऐसे देशों में, ये जो जगह है, इनमें जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, अब ये भी मांग करेंगे हमें भाई देश चाहिए, है ना। ये भी किसकी मांग करेंगे, ये भी एक राष्ट्र की मांग करेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग करेंगे, संविधान की मांग करेंगे। भाई हमारे देश में कोई राजा वाजा नहीं होगा, एक संविधान होगा। और अगर राजा होगा भी तो क्या करेगा, राजा अगर होगा भी तो राजा को चलना पड़ेगा संविधान के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी बोलेगा। तो आप देखोगे ऐसे देशों में, ऐसे राज्य साम्राज्यों में आप देखोगे एक तरीके से किसकी बात चल रही है यहां पे बात चल रही है भाई एक राष्ट्र के निर्माण की। किसकी बात चल रही है सर, एक तरीके से किसकी बात चल रही है सर, यहां पे एक राष्ट्र के निर्माण की बात चल रही है, राष्ट्र के निर्माण की बात चल रही है। मतलब हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए राष्ट्र, हमें चाहिए देश, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। इस देश को कोई भी राजा नहीं चलाएगा। ये ऐसी कुछ मांग चल रही थी। समझ में आया ना, क्लियर हुआ।
हाँ, तो यहाँ पे किन किन चीजों की मांग हुई, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्र राज्य की मांग हुई, मतलब एक तरीके से देश बनाने की बात हुई, संविधान बनाने की बात हुई, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसकी बात हुई। प्रेस मतलब जो है ये जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं ना, ये प्रेस में आते हैं बेसिकली, है ना, न्यूज चैनल्स वाले हो गए, अखबार वाले हो गए, जो डेली की खबर जनता को देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो राजा होते थे ना, इन पर बैन लगा देते कि भाई ये कुछ छापे ना हमारे खिलाफ। तो यहाँ पे ये भी बोला गया प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस को आजादी है कि जो चाहे, जो गलत हो रहा है उसको दिखाए। अलग अलग संगठन बनाने की बात हुई। तो कहने का मतलब यह है कि देखो जो फ्रांस में हुआ, अब यहां पे जो मिडिल क्लास का जो लोग है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, वो चाहते थे पूरे यूरोप में हो जाए, पूरे यूरोप में आपको अलग अलग जगह पर राष्ट्र का निर्माण देखने को मिलेगा। पहली कहानी की हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जर्मनी के एकीकरण की कहानी की बात कर लेते हैं। जर्मनी में क्रांति होगी, है ना, कुछ नहीं करना आपको, है ना, कुछ नहीं करना, बस आपने आपने अलग अलग कहानियां सुनी, आपने फ्रांस की कहानी सुनी, वैसे ही आपको जो है जर्मनी की कहानी भी सुननी है, बस कुछ नहीं है इसमें। क्या पढ़ने वाले हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ, पढ़ेंगे हम, मजा आएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और आज आज आधे से ज्यादा चैप्टर जो है कंप्लीट हो भी जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं, मजा आ जाएगा। हाँ, प्रेस मीटिंग, एग्जैक्टली बेटा भाई। प्रेस में क्या होता है, मीडिया वगैरह जो होते हैं, न्यूज चैनल्स वाले होते हैं, जो खबरें छापते हैं, इन पर राजा लोग लगाम लगा दिया करते थे। तो इनकी ये भी मांग थी भाई, इन सब पे जो लगाम तुमने लगाई है हटा दी जाए, प्रेस को आजादी होनी चाहिए, जो भी सही चीज है उसको छापे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ चलिए, तो अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। अब जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी का एक शहर है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट शहर। फ्रैंकफर्ट क्या है सर, एक जगह का नाम है सर। अब यहां पे जैसे ही देखो, जो मैंने बोला ना कि तुम्हारे पड़ोसी के यहां पे जो होता है तो तुम्हें उसका असर तो पड़ता ही है। तो जर्मनी के कुछ मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया भाई, है ना, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, है ना, जो व्यापारी हैं, धनी कलाकार जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी खुद की क्या बना ली, जैसे जर्मनी में जैसे फ्रांस में असेंबली बनी थी, इनने अपनी जर्मनी में भी असेंबली बना ली, बिना राजा से पूछे, राजा वाजा से पूछा ही नहीं इनने। जर्मनी का राजा था, इसका नाम था राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इस राजा का नाम था फ्रेडरिक विलियम, ये राजा था। और इनके लोगों ने क्या किया, इनके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने चुपचाप ही क्या बना ली, चुपचाप ही एक जर्मन सकल असेंबली बना ली। जैसे फ्रांस में थी असेंबली, वैसे इनने भी असेंबली बना ली। और इस असेंबली में कब बनाई गई थी असेंबली, 1800, है ना, 1848 में और 18 मई को। और इसमें कितने लोग थे, 831 लोग थे, जो कि चुने हुए लोग थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे। और राजा से कंसल्ट ही नहीं लिया कहीं से, मतलब कुछ भी नहीं किया, राजा से पूछा भी नहीं, अपनी अपने देश में अपनी क्या बना ली इन्होंने, एक जनरल असेंबली बना ली। और इस असेंबली ने क्या किया, असेंबली ने जर्मनी का संविधान बनाया। अब सुनना दे ध्यान से, संविधान बनाया, जर्मनी का संविधान बना के ये गए राजा के सामने कि राजा जी ये देखो, ये हमने संविधान बना दिया है, ये संविधान के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा आज से। अरे भैया एक बात बताओ, वो राजा पागल है क्या, वो राजा पागल है क्या, राजगद्दी पे बैठा हुआ है, वो इतनी जल्दी अपनी राजगद्दी छोड़ेगा, वो इतनी जल्दी सह लेगा कि भाई देखो ये जो संविधान है ये हमको चलाएगा। समझ रहे हो हुआ क्या जर्मनी में, जर्मनी में हुआ ये, एक फ्रैंकफर्ट शहर था, जहां पर आप देखोगे एक फ्रैंकफर्ट शहर था जर्मनी में, वहां पे कुछ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने खुद की ही असेंबली बना ली, खुद ही चुनकर आएगा, खुद ही असेंबली बना ली उन्होंने, 831 लोग थे ये। और ये सब असेंबली बना के क्या करते हैं, संविधान बनाते हैं जर्मनी का संविधान बनाते हैं। और जर्मनी के राजा के पास जाते हैं, राजा जो होते हैं उस टाइम पे राजा जो थे वो थे हमारे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये बेसिकली प्रूशिया के राजा थे, क्योंकि प्रूशिया भी एक जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था, तो मैं जर्मनी बोल रहा हूं। तो ये राजा के पास गए कि राजा जी देखो ऐसा है कि ये हमारी जो असेंबली है 831 लोग हैं इसमें, इसने मिलकर सबने संविधान बनाया है, और अब आपको आज से संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। राजा ने बोला देखो हट, हमको बनाओगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी सेना बुलाई, और राजा ने सेना बुला के ये जो असेंबली बनाई थी इसको भंग कर दिया। तो पहली जो कोशिश थी वो नाकामयाब हुई, पहली कोशिश जो है वो नाकामयाब हुई जर्मनी की जो पहली कोशिश रही वो नाकामयाब होगी। क्यों नाकामयाब हो गई, उसके कारण ये थे कि देखो ये जो मध्यम वर्ग जो था ये, है ना, इसको किसी का सपोर्ट नहीं था, बिना सपोर्ट के नहीं हो सकती कोई भी चीज। आप देखोगे ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इनके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, ना ही वर्कर्स का सपोर्ट था, यानी कि ना ही मजदूरों का सपोर्ट था, ना ही किसानों का सपोर्ट था। बाकी अगर राजा की बात करूं तो राजा के पास सपोर्ट था, राजा इसके सख्त खिलाफ था कि किसी भी देश का निर्माण हो, या किसी भी असेंबली का निर्माण हो, या किसी भी प्रजातंत्र का निर्माण हो। राजा ने तुरंत देखा संविधान, बोला कि फाड़ो फाड़ो भाई, संविधान फाड़ के फेंक दिया, सेना बुलाई और पूरा खाली करवा दिया, क्योंकि राजा को नहीं पसंद था भाई। अब एक बात बताओ, अपनी राजगद्दी कौन छोड़ेगा, अपनी राजगद्दी को छोड़ना चाहेगा, तुम बताओ।
तो ये राजा क्यों छोड़ता? और दिक्कत ये थी कि भाई ये जो 831 लोग चुनकर आए थे ना, ये इन पागलों को इतना नहीं पता कि जब तुम किसी के पास जाते हो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, तुम्हारे पास ताकत भी होनी चाहिए। इनके पास किसी का सपोर्ट ही नहीं था, ना ही मजदूरों का सपोर्ट था और ना ही किसानों का सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि जब उनके अधिकारों की बात हुई थी तो इन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो किसानों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। प्लस अगर मैं राजा की बात करूं तो राजा को सपोर्ट था भाई, किसका सपोर्ट था? बड़े बड़े जो भूपति हैं, जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम जंकर्स बोलते थे, जंकर्स, जंकर्स, ये जो जंकर्स हैं ये राजा को सपोर्ट करते थे। कोई भी राजा के खिलाफ गया नहीं। राजा ने क्या किया? राजा ने इस पूरे असेंबली को भंग करवा दिया, और पहली जो कोशिश थी जर्मनी की वो क्या हुई? वो हुई नाकाम। नाकाम कोशिश क्या हुई भाई? नाकाम। मतलब ये पहली जो कोशिश थी भैया, जो ये मध्यम वर्ग के लोगों ने की है ना, इनको चांटे मार के भगा दिया गया, अरे भाग, ठीक है ना। तो पहली कोशिश जो है वो जर्मनी में नाकाम हुई। ठीक है सर, अब क्या हुआ भाई, है ना। तो ये पूरा पढ़ लेना बेटा, जो भी मैंने आपको बोला है, जो भी मैंने आपको बोला है ये पूरा लिखा हुआ है। जो भी मैंने आपको बेटा जी पूरा बोला है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 18 मई 1848 को 831 जो निर्वाचित व्यक्ति जो है, चुने हुए व्यक्ति हैं, निर्वाचित मतलब चुनना, निर्वाचित मतलब चुनना, चुनना, ठीक है ना। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब जिनको चुनकर भेजा गया है, ठीक है ना। ये सजे धजे जुलूस में जाते हैं आराम से, और आप देखोगे है ना, फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ये संसद कहां थी तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये संसद थी सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च था एक, क्या था ये? चर्च था एक, है ना। इस चर्च में इन्होंने क्या किया? इस चर्च में इन्होंने पूरी मीटिंग आयोजित की, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जो है जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाने का प्रयास किया, पूरा प्रारूप रखा। और होगा क्या? होगा ये अब, हाँ अब होगा क्या, अब ये जाते हैं राजा के पास। और राजा कौन थे उस टाइम पे? राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे। इनको बोला कि देखो राजा जी, ऐसा है कि हर देश में तो हो ही रहा है, फ्रांस तो हमारा बगल में, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तो आजाद हो ही गया, तुम भी मान जाओ। राजा ने बोला, क्या? दोबारा बोलियो, दोबारा बोलो कि राजा जी हमने संविधान बना लिया, उसको अप्रूव कर दो और आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भाई राजा ने क्या किया? राजा ने, है ना, राजा ने क्या किया? राजा ने इस पूरी सभा को जो है भंग कर दिया, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यही जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके फेल होने के कारण क्या थे? क्योंकि यहां पे दिक्कत ये थी कि संसद में जो भी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, इनका प्रभाव अधिक नहीं था। ना ही इनके पास मजदूरों का सपोर्ट था, ना ही कारीगरों का सपोर्ट था, ना ही किसानों का सपोर्ट था, किसी का जो है इनके पास सपोर्ट नहीं था। अंत में क्या करना पड़ा? अंत में इस पूरी जो असेंबली बनाई गई थी, ये जो पूरी असेंबली बनाई गई थी, जर्मन सकल असेंबली बनाई गई थी, इस असेंबली को भंग करना पड़ा। राजा ने अपनी पूरी सेना को बुला लिया। ये बताओ, कहानी समझ में आई आपको? कहानी समझ में आई? फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। अब यहां पे एक सवाल और आता है सर जी। एक सवाल क्या आता है कि सर एक बात बताओ कि क्या यहां पे औरतों को कोई हक दिया? क्या यहां पे जब ये जो लोग चुनकर आए इसमें कोई भी औरत शामिल थी? क्या यहां पे औरतों को अधिकार दिए? तो यहां पे वही बात की गई है कि भाई औरतों को अभी भी कोई अधिकार नहीं दिए। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब ये सेंट पॉल चर्च में मीटिंग हुई थी तो औरतों को मात्र एक दर्शक बनाया गया था, है ना। उनको कोई परमिशन नहीं थी, सिर्फ देख के तुम मजे लो बस। यहां पे 831 जो लोग थे, इनमें से एक भी महिला नहीं थी। महिलाओं ने, अगर मैं पूरे क्रांति की बात करूं, जर्मनी की क्रांति की बात करूं, चाहे मैं फ्रांस की क्रांति की बात करूं, तो महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। बट स्टिल महिलाओं को अभी भी कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। मतलब मैं फ्रांस की बात नहीं कर रहा, अब मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं। तो जर्मनी में भी वही हाल था महिलाओं का जो कि फ्रांस में था। महिलाओं ने इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इनको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए, कोई भी राजनीतिक अधिकार जो है नहीं दिए गए। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। लेकिन महिलाओं ने भी हार नहीं मानी, महिलाओं ने भी बहुत सारी कोशिश करती रही। फिर आप देखोगे 21वीं शताब्दी में आके कई महिलाओं को, कई देश की महिलाओं को वोट अधिकार दे दिए जाएंगे, है ना, वोट डालने का अधिकार दे दिए जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा सर? अब क्या हुआ? ये जो एक नाकाम कोशिश रही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जर्मनी में, अब आगे क्या होगा सर ये बताओ? आगे कुछ होगा? फैन, ठीक है सर, आगे क्या होगा? आगे बताओ, आगे बताओ क्या होगा? अरे कुछ तो बताओ। अरे एक काम किया करो तुम ना, डेली जब मैं पढ़ाया करूँ ना, तुम पढ़ के आया करो, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आया करो यार, मजा आता है मतलब ऐसे बातचीत करने में। मैं एक तरफ से बोलता रहता हूँ, तुम उधर से कुछ बोलते नहीं, तो आपस में लगे रहते हो। अरे बातें बातें थोड़ा कम किया करो, है। क्लास कब तक चलेगा बेटा? क्लास अभी एक दो टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, अभी 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट और पढ़ते हैं अभी, उसके बाद खत्म करेंगे। एक दो टॉपिक तो खत्म करने दो बे, हैं। अभी जर्मनी की क्रांति देखो, अरे अभी तो पूरी फिल्म चलेगी अपनी भाई, पूरी फिल्म चलने वाली है अपनी, मजा आएगा अभी। कि देखो एक जो कोशिश थी जर्मनी वालों की, वो नाकाम हुई सर।
अब क्या होगा सर, अब बताओ, अब होगा ये जो मंजूर खुदा होगा। मतलब अब क्या होगा, अब होता यह है कि देखो अब ये ना, ये क्या चल रहा है, अब ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है सर, ये ना अब चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है सर। मतलब सर चूहा बिल्ली का खेल कैसे चल रहा है, मतलब ये होता है बेटा जी, पहले क्रांति होती, उदारवादी क्या कर देते हैं, उदारवादी क्रांति करते हैं, है ना, उस क्रांति का दमन कर दिया जाता है, और फिर क्या होता है, रूढ़वादी क्या करते हैं, रूढ़वादी उस क्रांति का दमन कर देते हैं, फिर से क्या होता है, फिर से क्रांति उठ खड़ी होती है। यही तो चल रहा है, ये चूहे बिल्ली का गेम चल रहा है। क्या चल रहा है, यही तो आपने अगर मैं बात करूं 1789 से और अब तक की मैं बात करूं 1848 तक की, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको चूहे बिल्ली का गेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या होता है सर, एक तरफ कौन है, एक तरफ हमारे क्रांतिकारी हैं, एक तरफ हमारे उदारवादी हैं, जो कि क्या करते हैं, बेचारे बेचारे क्रांति कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारे जो रूढ़वादी लोग आ जाते हैं, मतलब इसमें कौन आ गया, उसमें राजा आ गए, राजा, राजा और कुलीन वर्ग के लोग, राजा और कुलीन वर्ग के लोग, है ना। उदारवादी में कौन आ गया भाई, हमारे मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि मध्यम वर्ग का बेचारा उदारवादी व्यक्ति क्रांति कर देता है ना, रूढ़वादी जो है राजा या फिर कुलीन वर्ग के लोग जो है उसका दमन कर देते हैं, दबा देते हैं। फिर से क्या होता है, फिर से भाई साइकिल पूरी रिपीट हो रही है, ये पूरी साइकिल जो है रिपीट हो रही है। क्रांति होती है, दमन कर दिया जाता है, फिर से क्रांति हो जाती है, फिर से दमन कर दिया जाता है, फिर से क्रांति हो जाती है, फिर से दमन कर दिया जाता है। तो ये चूहे बिल्ली का एक पूरा जो चक्र जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ में आया। अब यहां पे होगा क्या, अब होगा क्या, अब यहां पे मैंने बताया था ना, याद करो कि आप जो विलन है वो भी हीरो बनेंगे। अब यहां पे होगा क्या कि जो राजा जो है, राजा जो है या फिर राजशाही वर्ग जो है, राजशाही वर्ग जो है ये क्या करेगा, ये लेगा जिम्मेदारी, है ना, ये क्या लेगा, ये लेगा जिम्मेदारी। किस चीज की जिम्मेदारी लेगा, ये लेंगे जिम्मेदारी राष्ट्र के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की। मतलब सर, मतलब ये कि अब तक जो राजशाही जो लोग थे, अब तक जो राजशाही लोग थे जो कि इनको मारा पीटा करते थे, इन क्रांतिकारियों को मारा पीटा करते थे, उदारवादियों को पकड़ पकड़ के मारते थे, अब यही जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अब यही जो लोग हैं ये खुद क्या करेंगे, खुद ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको पता लग गया था कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, बहुत ही बुरी मौत मारे जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, इनकी नजरों में खुद ही हम हीरो बन जाते हैं, इनकी नजरों में, हमारे जो उदारवादी हैं इनकी नजरों में हम खुद ही हीरो बन जाते हैं। एक काम करते हैं ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं, उदारवादी बोल रहे हैं हमें एक राष्ट्र चाहिए, एक राष्ट्र का निर्माण करो। ठीक है भैया, राष्ट्र दे देते हैं इनको। तो अब होगा क्या, होगा ये कि अब राष्ट्र का निर्माण यही करेंगे, यही लोग जो है अब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब होगा भाई जर्मनी का एकीकरण। अच्छा ठीक है सर, अच्छा अब बात करें, हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी की बात करें। अच्छा अब जर्मनी की बात कर लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण सर कैसे हुआ, क्योंकि वो बेचारे मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो तो करवा नहीं पाए, वो तो करवा नहीं पाए बेचारों ने, एक संसद भी बनाई थी वो भंग कर दी राजा ने। अब क्या हुआ भाई, राजा बदल जाता है और आप देखोगे अब क्या होगा कि जर्मनी का एकीकरण होगा। अब जर्मनी के एकीकरण से पहले एक चीज देख लो, अब जर्मनी की मैं बात करूं ना बेटा, जर्मनी जो था वो 39 भागों में विभाजित था, 39 भागों में, 39 भागों में विभाजित था जर्मनी। ठीक है सर, मैंने बोला था, तो मैंने बहुत पहले बताया था आपको, जर्मनी जो था उस टाइम पे जर्मनी नहीं था, जर्मनी जो था उस टाइम पे वो अलग 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 छोटे छोटे इकाइयों में बटा हुआ था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था हमारा प्यारा जर्मनी। ठीक है सर, जब हमारा जर्मनी बटा हुआ था 39 भागों में, इसका जो सबसे शक्तिशाली भाग जो था वो कौन सा था, तो मैंने बताया था आपको, प्रूशिया जो था वो जर्मनी का सबसे, प्रूशिया जो था ये जर्मनी की सबसे सबसे शक्तिशाली इकाई थी। उन 39 राज्यों में सबसे जो शक्तिशाली इकाई जो थी वो क्या थी, वो हमारी प्रूशिया, प्रूशिया सबसे शक्तिशाली था। ठीक है सर, अब हुआ क्या भाई, अब होता यह है कि भाई प्रूशिया के ही जो एक हमारे सीएम थे, इनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, इनके जो प्रधानमंत्री थे राजा के, है ना, राजा के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम, है ना, राजा विलियम, विलियम प्रथम थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मंत्री जो है इनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, और ये बहुत ही अलग आदमी है, बहुत अलग आदमी है। इसने क्या किया भाई, हमारे जो राजा साहब जो हैं, प्रूशिया के राजा साहब जो हैं, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अब देखो सुनो यहां पे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहानी समझो, कहानी समझो, हो क्या रहा है यहां पे। मान के चलो ये क्या, ये पूरा जर्मनी है, ये पूरा जर्मनी है, और जर्मनी क्या, जर्मनी जर्मनी नहीं है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। हमारा जर्मनी जो है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कितने भाग हैं सर, ये ऐसे करके 39 भाग हैं। अब सर इसमें से सबसे शक्तिशाली भाग कौन सा है, इसमें से सबसे शक्तिशाली भाग है हमारा प्रूशिया,
ठीक है सर। प्रूशिया के राजा भी कौन है भाई? प्रूशिया के राजा कौन है अभी? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम, ठीक है सर। अब विलियम प्रथम को लगा कि यार देखो ऐसा है कि हमें जो है एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, एक हमें राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, जर्मनी राष्ट्र का। किस राष्ट्र का? जर्मनी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। मतलब ये 39 भागों में बटा हुआ है ना, इन सबको जोड़कर एक जर्मनी राष्ट्र बनाना चाहिए। किसने बोला भाई? हमारे विलियम प्रथम ने। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, अब क्या हो रहा है, अब जो राजशाही लोग हैं ये पहल कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण की, जो जनता की डिमांड है वो पहल कर रहे हैं। अब सुनो, सोच के देखो कि भाई अगर मैं बात करूं अपने हमारे गुस्सीपी मजीनी साहब की, उनका भी तो यही सपना था कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र ही एक इकाई है बस। तो यहां पे हमारे जो विलियम प्रथम जो है, इनकी भी यही मांग है कि भैया आप क्या करना चाहिए, 39 जो भाग हैं जिसमें जर्मनी बटा हुआ है, इन सबको जोड़कर हम क्या बनाएंगे, इन सबको जोड़कर हम जर्मनी राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जर्मनी राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे। ठीक है सर। अब इन्होंने किसको जिम्मेदारी दी? तो इनका एक राइट हैंड था, इनके मंत्री थे जिनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क, बिस्मार्क नाम था इनका। ऑटोमन बिस्मार्क की अगर हम बात करें, ये इनके मंत्री थे। ये कौन थे सर? इनके मंत्री थे। और इनको ही ये राजा जो है जिम्मेदारी देते हैं कि बेटा जाओ और जाके ये जो अलग अलग जर्मनी में अलग अलग जो भाग हैं, अलग अलग 39 भाग जो हैं, इनको जोड़कर एक राष्ट्र बनाते हैं। अब भाई ये इतना सिंपल काम नहीं था, सोच के देखो ना, क्योंकि जो जो बाकी के 38 राज्य जो हैं, इनमें कोई ना कोई राष्ट्र तो कर रहा है, वो ऐसे थोड़ा ना मानेगा। अरे सोच के देखो, भारत से कंपेयर कर लो। जब हम आजाद हुए तो हमारा भारत जो है अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था, कितने सारे प्रिंसली स्टेट थे जहां पर राजा रजवाड़े रूल कर रहे थे। तो वो तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और आपको क्या पता है, आपको पता है ये चीज कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज द ऑटोमन बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उन्होंने भी जर्मनी के अलग अलग भागों जो टूटे हुए थे उनको जोड़कर एक राष्ट्र बनाया था। और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने भी सेम काम किया था कि हमारा भारत जो अलग अलग भागों में टूटा पड़ा है उसको एक बनाया था। समझ में आया? तो दोनों में सिमिलरिटी है। तो आप देखोगे सरदार उद्धम भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑटोमन बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये वही ऑटोमन बिस्मार्क है। अब इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने किया ये कि इन्होंने 7 साल तक जो है युद्ध लड़े। 7 साल तक। कितने साल तक सर? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक इन्होंने युद्ध लड़े सर। युद्ध क्यों लड़े? मैंने बताया आपको भाई, इन्होंने लोह और रक्त की नीति अपनाई। किसकी कौन सी नीति अपनाई उन्होंने? लोह और रक्त की नीति। रक्त की नीति मतलब भाई खून खराबा करना पड़ेगा, शांति से काम नहीं चलेगा। युद्ध तो करने ही करने पड़ेंगे, युद्ध करने पड़ेंगे, शांति से काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने लगभग, आप देखोगे ऑटोमन बिस्मार्क ने लगभग 7 वर्ष तक युद्ध करे। और कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए सर। क्यों? क्योंकि बाकी के जो बचे भाग हैं उन पे दूसरे साम्राज्यों का ही अधिकार था। तो आप देखोगे इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, इन्होंने डेनमार्क को हरा दिया, इन्होंने फ्रांस को हरा दिया। तो इन्होंने अलग अलग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग राज्यों को हराना शुरू किया। याद रखना, इन्होंने अलग अलग राज्यों को हराना शुरू किया। और जब इन्होंने अलग अलग राज्यों को हरा दिया तो आप देखोगे क्या हुआ? आप देखोगे फाइनली जो जर्मनी जो होता है वो क्या हो जाता है? वो आजाद हो जाता है। जर्मनी क्या हो जाता है? जर्मनी आजाद इन द सेंस कि जर्मनी कि जो बाकी के बचे राज्य जो थे वो मिलकर एक जर्मनी राष्ट्र बना लेते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई कि ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 वर्ष तक युद्ध लड़ा, और 7 वर्ष के युद्ध के बाद आप देखोगे जो हमारे राजा विलियम प्रथम जो थे, इनको जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 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 जर्मनी एक राष्ट्र बन जाता है, एक देश बन जाता है। समझ में आया? मतलब इन तीनों ही राज्यों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 38 राज्य जो थे उन पे ये इसका भी अधिकार था, इसका भी अधिकार था, इसका भी अधिकार था। अब कोई दूसरा चारा था नहीं। तो हमारे ऑटोमन भाई साहब ने क्या किया? 7 वर्ष तक युद्ध लड़े। किनसे युद्ध लड़े? इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी। और इन तीनों को हरा के जो है 7 साल तक लड़ते रहे और इन तीनों को हराकर इन्होंने जर्मनी राष्ट्र का जो है निर्माण कर दिया। समझे? चमका या नहीं चमका? ऐसे हुआ हमारा जर्मनी का एकीकरण। बताओ फटाफट से, जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? तो हम आते हैं, हम इटली पे। हमने जर्मनी को भी एक कर लिया, इटली के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। इटली का एकीकरण कैसा हुआ, कैसे हुआ एकीकरण इटली का, इसके बारे में हम बात करेंगे। अरे पोल आने वाले हैं भाई, रुक जा, थम जा थोड़ा भाई, आने वाले हैं पोल। बेटा बेटा पोल आने वाले हैं, थोड़ा थम जा, थोड़ा सा थम जा, थोड़ा सा थम जाओ बेटा, ठीक है? चलिए, क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इटली के बारे में। अब बहुत ही प्यारी कहानी है इटली के बाद। हम चैप्टर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना, इटली के बाद चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते रहो। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, हर एक चीज जो यहीं से आएगी। समझ में आया? चलिए,
हाँ, अब बात कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है चैप्टर खत्म, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे, उसके बाद सीधा हम पोल करेंगे। ठीक है, चलिए अब इटली की बात कर लेते हैं। इटली की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमने जर्मनी की बात सुन ली, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ? अब जैसे जर्मनी 39 भागों में विभाजित है, जैसे जर्मनी 39 भागों में विभाजित है, सुनना ध्यान से, उसी प्रकार से जो हमारा इटली था वो भी 7 भागों में विभाजित था, 7 भागों में। आप देख रहे हो ये हमारा क्या, ये पूरा नक्शा है हमारा, कहां का नक्शा है? तो हमारा जर्मनी का नक्शा है। देखो ये हमारा, सॉरी इटली का, ये हमारा पूरा इटली का नक्शा है। देखो ये इटली का नक्शा है, ये पूरा इटली है ना, ये पूरा इटली है, ये पूरा आप देख रहे हो ना, पूरा जो है ये क्या है, ये पूरा इटली है भाई, ये पूरा इटली का नक्शा है, ये पूरा इटली का नक्शा है सर, ध्यान से देख लो, ये है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा इटली का नक्शा है। ठीक है सर, देख लिया। अब इटली जो था वो आप देखोगे, इटली की मैं बात करूं तो पहले ऐसा नहीं था, राष्ट्र की कोशिश नहीं की है, राष्ट्र निर्माण की कोशिश की गई थी। मैंने आपको जैसे कि बताया, गुसीपी मजीनी साहब जो थे उन्होंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, है ना। उन्होंने क्रांति तो ला दी थी, एक जैसा हमारे गांधी जी की हम बात करें, गांधी जी ने क्रांति लाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे अगर मैं मजीनी साहब की बात करूं तो मजीनी साहब चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने अलग अलग गुप्त संगठन बनाए, राष्ट्रवाद की भावना को अंदर से भड़काया, लेकिन वो डायरेक्टली जो है एकीकरण नहीं कर पाए जर्मनी का। ठीक है सर। अब जर्मनी की समस्या क्या थी कि जर्मनी जो था वो 7 भागों में विभाजित था, 7 भागों में, 7 भागों में विभाजित था जर्मनी। और इन 7 भागों पे आप देखोगे अलग अलग साम्राज्य जो है, अलग अलग साम्राज्य का रूल था, अलग अलग जो साम्राज्य जो है इनका जो है अधिकार है। अलग अलग साम्राज्य की हम बात करें, जैसे कि आप देखोगे, थोड़ा सा देखना ध्यान से देखना फटाफट से, कि जो इटली का उत्तरी वाला जो भाग है, उत्तरी वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इटली का, ये वाला जो उत्तरी वाला, ये वाला जो भाग है पूरा उत्तरी वाला जो भाग है, ये ध्यान से देखना फटाफट से, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। उत्तरी वाला भाग जो है इटली का, यहां पर किसका अधिकार था? तो आप देखोगे उत्तरी वाला जो भाग है वहां पर आप बोल सकते हो कि जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है, उसका अधिकार था। अगर मैं मध्य भाग की बात करूं, ये वाला जो मध्य भाग है, ये वाले मध्य भाग की अगर हम बात करूं, तो यहां पे किसका अधिकार था? तो यहां पे पोप का अधिकार था। अरे आपको पता नहीं होगा पोप कौन होते हैं, तो पोप जो ईसाई धर्म जो है इसके जो सबसे बड़े लीडर जो होते हैं उनको हम पोप बोलते हैं। तो बीच वाले राज्य पे इनका कब्जा हो रखा था। ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं दक्षिण वाले भाग की, ये दक्षिण वाला भाग है, इस पर किसका अधिकार था सर? तो दक्षिण वाले भाग पे आप देखोगे किसका अधिकार था सर? तो दक्षिण वाले भाग पे आप देखोगे कि यहां पे जो हमारा स्पेन का बर्बन वंश जो है, ये देखो फ्रांस का बर्बन वंश नहीं है, स्पेन का बर्बन वंश जो है इसका अधिकार था। ठीक है सर। अच्छा सर, अब सर ये वाला जो भाग है इस पे किसका अधिकार था? ये वाला जो भाग है, तो इस पे जो इटालियन शासक जो है इसका अधिकार था, मतलब जो इटली का ही है, इटालियन शासक जो है इसका अधिकार हुआ करता था, है ना। यहां पर कौन थे राजा? जो यहां पर विक्टर एमेनुएल द्वितीय थे। अब सुनो ध्यान से, पहली बात सुनो। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ, अब इस भाग का नाम क्या था सर? इस भाग का नाम क्या था सर? ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग का नाम क्या था? तो आप देखोगे इसका नाम था सर्निया पिडमोंट। अब यहां पे किसका रूल था? यहां पे किसका रूल था? तो यहां पे इटालियन परिवार जो है, इटालियन राजशाही परिवार जो है, इसका यहां पर जो है रूल था। ठीक है सर, क्लियर हुआ? अच्छा सर, क्लियर हुआ। चलिए उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग की बात करूं हम, उत्तरी भाग में जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो है नियंत्रण था, मतलब ये वाले भाग की बात करूं, ये वाले उत्तरी भाग की। ठीक है सर, ठीक है ना। मध्य भाग में पोप का शासक था। पोप कौन होता है सर? धर्मगुरु। धर्मगुरु कहां का धर्मगुरु? ईसाई धर्म का धर्मगुरु। तो मध्य वाले भाग पर जो है इसका पोप का रूल था। दक्षिणी वाले भाग की मैं बात करूं, दक्षिणी वाले भाग की, ये वाला भाग जो है इस पर किसका रूल था? तो दक्षिणी वाले भाग पर जो है स्पेन का जो है बर्बन वंश, याद रखना ये फ्रांस का बर्बन वंश नहीं है, स्पेन का बर्बन वंश जो है इसका जो है रूल हुआ करता था, इसका राज हुआ करता था। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, तो फिर इटली को एक करने की जिम्मेदारी किसने ली? क्योंकि अलग अलग 7 भाग हैं और इन 7 भागों में अलग अलग शासक जो है रूल कर रहे हैं। ये वाले भाग की अगर बात करूं तो इसमें सर्डिया पिडमोंट है, इसमें जो इटालियन राजशाही परिवार है ये रूल कर रहा है। उत्तरी में जो हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है ऑस्ट्रिया का, वो रूल कर रहा है। मध्य की हम बात करें पोप रूल कर रहे हैं। दक्षिण की हम बात करें तो हमारा जो स्पेन का बर्बन वंश है वो राज कर रहा है। तो ये बताइए सर कि यहां पे एक करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अलग अलग 7 भागों को मिलाकर एक इटली राज बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भैया हमारे जो सर्डिया पिडमोंट, ये सर्डिया पिडमोंट आपको दिख रहा है, इसके जो राजा थे, इसके जो राजा थे, इन राजा का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। क्या नाम था इनका? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि ये बाकी के राज्यों को एक कर कर जर्मनी इटली राष्ट्र का जो है निर्माण करेंगे। अब भाई काम इतना सिंपल तो था नहीं भाई। ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 साल तक युद्ध लड़े, उसके बाद जाके जो है 39 राज्यों को एक किया। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी युद्ध होंगे,
बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। सोच के देखो ना, यहां पर हैब्सबर्ग साम्राज्य बैठा हुआ है, बिना युद्ध के हट जाएगा ये। यहां पे बुर्बो वंश बैठा हुआ है स्पेन का, ये बिना युद्ध के उठ जाएगा? नहीं उठेगा, नहीं हटेगा ये, है ना। तो यहां पे युद्ध करने पड़ेंगे। अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनो। विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने, इनके एक बहुत ही खास मंत्री थे, इनका नाम था मुख्यमंत्री कैवर। मुख्यमंत्री कैवर की हम बात करें, इनको काउंट कैवर बोलते थे हम। काउंट कैवर को जो है जिम्मेदारी दी गई कि जाओ, है ना, राजा ने बुलाया इनको, है ना, विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने बुलाया इनको कि इधर आओ, अरे कैवूर साहब इधर आओ, मान के चलो मैं कौन हूं, मैं विक्टर एमेनुएल द्वितीय हूं, मैं सर्निया पिडमोंट का राजा हूं, ये देखो सर्निया पिडमोंट का राजा हूं मैं, ठीक है, मैं राजा हूं सर्निया पिडमोंट का। मैंने बोला कि अरे काउंट कैवूर साहब इधर आओ, तुम्हें मैं जिम्मेदारी देता हूं कि उत्तरी भाग जो है इटली का, इसके तुम आजाद करवाओगे और उसको इटली में मिलाओगे। मुख्यमंत्री काउंट कैवूर साहब ने बोला ठीक है साहब, आप जो बोलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कैवूर साहब जाते हैं और आप देखोगे कैवूर साहब युद्ध लड़ते हैं और फ्रांस की भी मदद लेते हैं और आप देखोगे ये उत्तरी भाग को आजाद करवा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करें अगर दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग को आजाद किसने करवाया, तो यहां पर बहुत बड़ा योगदान है भाई गुस्पी गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी साहब जो थे वो किसान थे भाई, किसान का बहुत बड़ा सपोर्ट था, खुद एक नाविक भी रहे थे और इनका पास सपोर्ट बहुत था, लोकल जनता का बहुत सपोर्ट था। तो उस लोकल जनता के सपोर्ट की वजह से आप देखोगे कि ये वाला भाग भी आजाद हो जाता है, मतलब दक्षिण भाग भी आजाद हो जाता है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये मध्य वाले भाग का क्या हुआ जहां पर पोप बैठा हुआ है? तो पोप तो वैसे डर जाता है, पोप कहता है कि देखो ऐसा हमें युद्ध नहीं करना, तुम ले जाओ भाई, ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया पोप जो है खुद ही सरेंडर कर देता है, वो अपने आप ही सरेंडर कर देगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो आप देखोगे 1869 में आप देखोगे, सॉरी 1859 में आप देखोगे, 1859 में फाइनली यहां पे इटली का जो है एकीकरण हो जाता है। और आप देखोगे 1861 में क्या किया जाता है, 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को जो है इटली साम्राज्य का जो है राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह थी कि वहां पे इटली में बहुत सारे लोग ऐसे थे इनको राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं पता था। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो वहां पे जागती है। लेकिन याद रखना कि यहां पे जो सपना था हमारी गुस्पी मजीनी साहब का, वो सपना जो है साकार हो जाता है, ठीक है ना। इटली की एकीकरण के बारे में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। इटली जो राज्य था वो पहले अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। सर कितने साम्राज्यों में? 7 साम्राज्यों में, जहां पर अलग अलग साम्राज्य जो यहां पर अलग अलग जो राजशाही लोग जो है रूल करते थे। उत्तरी भाग में जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य वो रूल करता था। एक इटालियन जो राजशाही परिवार जो है वो रूल करता था। कहां पर सर? सर्निया पिडमोंट में। पोप का भी शासक था। और दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो वहां पे स्पेन का बुर्बो वंश था। आप देखोगे कि इन सबको एक करके इटली बनाने में योगदान किसका रहा है? तो भाई ये जो सर्डिया पिडमोंट के जो राजा थे, जो कि एक इटालियन राजशाही परिवार से आया करते थे, जिनका नाम था विक्टर एमेनुएल द्वितीय, इन्होंने जिम्मेदारी दी अपने मंत्री को काउंट कैवूर को, और काउंट कैवूर ने उत्तरी भाग को आजाद करवाया। उसके बाद आप देखोगे कि दक्षिणी वाले भाग को आजाद किसने करवाया? तो भैया गुस्पी गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भी अलग अलग लोगों की हेल्प ली और फाइनली आप देखोगे कि इन्होंने दक्षिणी भाग को भी आजाद करवा लिया। फाइनली अगर आप देखोगे बीच वाला जो भाग था जहां पर पोप का शासक था, इसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। इसने बोला देखो लड़ाई वड़ाई नहीं करते, ले ही जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे करके फाइनली क्या हुआ, इटली का जो है एकीकरण हुआ। समझ में आया? तो फाइनली हमारा इटली भी जो है एक राष्ट्र बन चुका है। समझ में आया ना? अरे बेटा कहां बर्थडे? अभी अक्टूबर में आएगा मेरा बर्थडे। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे वीडियो कॉल बेटा कल करूंगा, कल कल पक्का वीडियो कॉल करते हैं। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल वीडियो कॉल भी करूंगा। समझ में आया ना? चलिए तो एक काम करो, पहले सबसे पहले क्या करना है तुम्हें पता है ना? तुम्हें क्या करना है सबसे पहले पता है ना? तुम्हें क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है सर बताओ? सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, है ना? अब ये देखो चैप्टर तो आज कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तो हो सकता है ना, एक काम तो हो सकता है ना, क्विज तो करोगे? हाँ क्विज करो, पहले फटाफट से करो क्विज, क्विज करो जल्दी से क्विज करो फटाफट से बिना देरी के। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 2 प्रांतों में, 4 प्रांतों में, 7 प्रांतों में, कितने प्रांतों में बटा हुआ था? फटाफट से बताओ। पोल 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 आ गया पोल, अब तुम्हारी पोल खुलेगी। अब जो नहीं कर पाएगा ना उसकी पिटाई करूंगा मैं। हा 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 हा। अरे बोल बोलो 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 बोलो। कितनी पंचायत चलती है तुम लोगों के बीच में, मतलब तुम्हें सच में, तुम्हें मतलब पढ़ने वढ़ने में अभी तो सर टाइम है, अभी तो कितना टाइम है, अभी बहुत टाइम है, पूरा साल पड़ा हुआ, आराम से पढ़ेंगे सर। हैं यही सोच के बैठे हो तुम, यही सोच के बैठे हो। मेरे को पता है, मेरे को पता है। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं। हाँ तो ऑप्शन नंबर भाई, अगर मैं बात करूं 19वीं सदी के मध्य में आप देखोगे इटली जो था कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 7 प्रांतों में जो है विभाजित था। अब किसी ने अगर गलत किया ना तो उसकी पिटाई करूंगा मैं। ऑप्शन नंबर सी। अरे अब भी तुमने देखो कितना हक दिया, देखो है ना, कौन दे भाई,
आर्यन, हरे कृष्णा, मुस्कान, शिव, रोहित, सन्नत कुमार, अमित, रामशीष कुमार, उज्जवल, जिज्ञासा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट से। सर्निया पिडमोंट पर किसका शासन था? अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से करो फटाफट से। सर्निया पिडमोंट पर किसका शासन था? स्पेन के राजाओं का शासन था, इटालियन राज परिवार का शासन था, पोप का शासन था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। टन। अरे बताओ बताओ, अरे तुम्हें तो चाहिए थे पोल 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 पोल, अब तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर मेरा ठीक से देखा होगा, वो इसका आंसर 100% सही देगा। अगर नहीं देखा होगा, तुम बातों में लगे रहे होगे आपस में, वो तुम्हारा जो तुम्हारा चलता रहता है, तुम्हारा जो वार्तालाप चलता रहता है, तो उस वार्तालाप में अगर आप लगे रहोगे तो ये तुम प्रश्न का आंसर नहीं कर पाओगे, मैं इतनी गारंटी देता हूं। यार मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जो एनिमे है ना वो बच्चों वाला है, बच्चे देखते हैं हमेशा। एंड देन फिर मैंने अटैक ऑन टाइटन्स देख लिया, तो फिर मेरी ये जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। सीरियसली, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन्स नहीं देखा है ना, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि बच्चों वाला है, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। यार वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज है यार, वो देखना चाहिए तुम लोगों को, सच में। चलिए तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो भाई आप देखोगे, मैंने अभी बताया था, सर्निया पिडमोंट जो राज्य था, जो उन 7 राज्यों में था, उन अलग अलग 7 राज्यों में एक राज्य कौन सा था? हमारा सर्निया पिडमोंट था। इस पे कौन था? इस पे इटालियन राजशाही परिवार जो था वो रूल करता था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या ये क्या घोटाला किया तुमने? हाँ सर्निया, भाई तुम क्या सुनते हो तुम लोग? मैंने बताया था सर्निया पिडमोंट पे भैया पोप का शासन कब से आया भाई? 45% लोगों ने पोप, अरे पोप पागलों, पोप तो मध्य भाग पे था, मध्य वाला भाग जो है भाई, मध्य वाला भाग जो है वहां पर पोप का शासन था। इटालियन राजशाही परिवार जो है वो तो सर्निया पिडमोंट पर रूल करता था भाई। अबे गलत बात है यार, सीरियसली, मतलब तुम लोगों ने डिसपॉइंट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया। क्या भाई, क्या कर दिया तुमने मतलब? भाई साहब मर गए भाई, चुल्लू पर पानी दे दो, मैं तो डूब के मर जाऊंगा भाई सर, सही में, सीरियसली। अब तो भाई मरने का वक्त आ गया, अब तो पढ़ाने का फायदा नहीं भाई। मतलब क्या किया तुम लोगों ने? मतलब ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अनर्थ किया तुम लोगों ने? मध्य भाग, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया भाई, पोप जो था वो इटली के मध्य भाग में रूल करता था भाई। सर्डिया पिडमोंट जो राज्य था, जो कि अलग टापू भी है, वहां पर इटालियन राजशाही परिवार था। उत्तर में ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था, दक्षिण में स्पेन का बर्बन राजवंश था। और तुमने क्या किया? तुमने यहां पे इतने कॉन्फिडेंस से आंसर कौन देता है भाई? अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? चलो बताओ, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इटली का दोबारा बता दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूं अभी। अच्छा आपके लैपटॉप में पोल नहीं आ रहा, फोन पे देख लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूं, मैं समझाता हूं अभी। इटली के एकीकरण आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल करो। अरे अमित भैया है ना तुम्हारे, यार अमित भैया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलत भी हो गया, अभी गलत चलेगा, लेकिन एग्जाम में सही करके आना है, अभी बहुत टाइम है। तुम्हें ऐसा पक्का बना दूंगा ना, तुम्हें ऐसा मतलब पक्की रेस का घोड़ा बना दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है ना। तो अरे ऑप्शन नंबर क्या, इटली के एकीकरण आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? तो आप देखोगे इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री काउंट काबूर जो है उन्होंने की थी। हाँ 50%। अब भी देखो बहुत सारे बच्चे सही नहीं होता पा रहे। चलो एक काम करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तुमने, मेरे को लगता है तुमने सही नहीं किया, फिर मेरे को लगता है तुम लोगों ने ये ठीक से समझ नहीं पाया। अब ध्यान से सुनो, मैं एक बार लास्ट बारी और बता देता हूं, ठीक है। इटली जो था वो बेसिकली, इटली पहले नहीं हुआ करता था। जैसे जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, वैसे इटली पहले इटली नहीं था। मतलब सर इटली जो था वो अलग अलग 7 भागों में विभाजित था, ठीक है सर। अब इन 7 भागों में कोई देश जैसा नहीं था कुछ भी, अलग अलग 7 भागों में अलग अलग जो साम्राज्य हैं वो रूल करते थे, ठीक है सर। कौन कौन से साम्राज्य रूल करते थे? तो आप देखोगे वैसे, है ना, वैसे आप अगर ये देखोगे, ये क्या हमारा, ये हमारा सर्निया पिडमोंट है। तो जो इटालियन राजशाही परिवार है, जो इटली का मेन राजशाही परिवार था, जो इटली का ही है, वो किस पे करता था? वो सर्निया पिडमोंट पर राज करता था।
उत्तरी भाग की अगर हम बात करें, ये वाला जो भाग है, यहां पर कौन था? यहां पर था ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य हुआ करता, जैसे मुगल साम्राज्य हुआ करते था, खिलजी साम्राज्य हुआ करता था, है ना, मराठा साम्राज्य हुआ करता था, वैसे ही आप देखोगे कि यहां पर कौन था? यहां पर हैब्सबर्ग साम्राज्य था ऑस्ट्रिया का। ठीक है सर। मध्य में कौन था? तो मध्य में पोप हुआ करते थे। पोप सर क्या है? पोप किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पोप एक उपाधि का नाम है, जो कि ईसाई के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उनको दी जाती है। तो ये गुरु थे, इनका राज था। दक्षिणी भाग की बात करो, मतलब ये वाला जो भाग है दक्षिणी भाग, यहां पर सर कौन राज कर रहा था? तो यहां पर ऑस्ट्रिया का जो सॉरी, यहां पर स्पेन का जो बर्बन वंश जो है वो रूल कर रहा था। फ्रांस से कंफ्यूज मत होना, फ्रांस में भी था और स्पेन में भी था, ये स्पेन वाला है, स्पेन का बर्बन वंश था। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई एकीकरण की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो विक्टर एमेनुअल ने एकीकरण की जिम्मेदारी काउंट कावूर को दी थी। ये समझ में आया ना? अच्छा, ये जो इटालियन राजशाही परिवार जो था, इस पे किसका अधिकार था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय का जो अधिकार था। विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने जिम्मेदारी दी हमारे मुख्यमंत्री काउंट कैवूर को, और काउंट कैवूर ने उत्तरी वाला भाग आजाद करवा लिया, युद्ध लड़ा, और युद्ध करके जो है ये वाला जो भाग है जो कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंडर में था उसको आजाद करवा लिया। ठीक है ना? दक्षिणी वाला भाग जो था उसमें जो हमारे गुस्पी गैरिबाल्डी जो है इन्होंने आजाद करवा लिया। मध्य वाला जो भाग है जहां पर पोप रूल कर रहा था, उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। ऐसे करके आप देखोगे कि इस तरीके से इटली का एकीकरण किया जाता है। अब समझ में आया? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर हुई ना? पक्की बात है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ, होमवर्क में करना। ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? ठीक है ना? तो आज हमने किसकी बात की? आज हमने दो टॉपिक्स के बारे में बात की। तो आज हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात की। आज हमने किसके बारे में बात की? तो सर आज हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात की। ठीक है ना? फिर हमने किसके बारे में बात की? फिर हमने इटली के एकीकरण के बारे में बात की हमने। समझ में आया? इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, सुनो, रुको रुको रुको। हाँ तो भाई लीडर बोर्ड में हमारे, अरे वाह, मुस्कान राजपूत वेरी गुड बेटा, हरे कृष्णा, अमित कुमार, रोहित रंजन वेरी गुड बेटा, उज्जवल, आदित्य, नटवर, जहां, दुर्गा, सत्यम, राधा, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। ठीक है, चलिए, है ना? तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात की हमने, और हमने इटली के एकीकरण के बारे में बात की। इसके अलावा हमने किसकी बात की भाई? इसके बाद हमने किसकी, इससे पहले हमने किसकी बात की थी? इसके पहले हमने, आप देखोगे, रूमानीवाद के बारे में बात की। रूमानी किसके बारे में बात की? रूमानीवाद के बारे में। ठीक है, रूमानीवाद के बारे में बात की। किस प्रकार से जो आप बोल सकते हो, किस प्रकार से एक जो आपकी जो संस्कृति है, एक तरीके से आप किस प्रकार से बिना बल का इस्तेमाल किए, बिना हथियार का इस्तेमाल किए हुए किस तरीके से एक आंदोलन ला सकते हो, किस तरीके से आप राष्ट्रवाद की भावना डेवलप कर सकते हो, गीत से, गानों से, भाषा से, आपकी शैली से। तो इन सब से जो है आप क्या कर सकते हो, एक तरीके का आंदोलन ला सकते हो। और हमने किसका उदाहरण देखा? पोलैंड का उदाहरण देखा हमने, है ना? ये सही है ना? ये आपको क्लियर हो गया ना? हाँ, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बस यही था इस चैप्टर में, बाकी सारी जो चीजें हैं वो रह गई हैं। अभी एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे, और कल जो है पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम एनसीईआरटी के प्रश्न भी करेंगे, कल हम एनसीईआरटी के प्रश्न भी करेंगे। डीपीपी आई नहीं है क्या? ये बताओ, कितनों को डीपीपी नहीं मिला? कितनों को डीपीपी नहीं मिला, ये बताओ पहले। डीपीपी आई नहीं है क्या, ये बताओ पहले हमें। डेली प्रैक्टिस पेपर आए हैं? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ है ना? हाँ हाँ, डाउट्स देख लेता हूँ, रुको, डाउट्स देख लेता हूँ, रुको, ध्यान से देखो फटाफट से। सर बेटा पोर्तुगा तो अभी कोई सीन नहीं है सर। फ्रैंकफर्ट 1871 में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी सर। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बेटा जी, ठीक है, याद रखना। इससे हुआ यह था कि फ्रैंकफर्ट की संधि में पूरा जो एक जर्मनी जो था पूरा राष्ट्र बन गया था, याद रखना। 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? एक मिनट रुक जाओ बेटा जी। क्लियर हुआ? हाँ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ये बताना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, है ना? ये संधि 1871 में हुई थी। और आप देखना इससे क्या हुआ था, इससे ही हमारा जर्मनी जो था
जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इससे याद रखना, ठीक है ना। हाँ तो चलो थैंक यू, आपने पूछ लिया बेटा मेरे से। जर्मनी याद रखना कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट संधि कब साइन की गई थी, 1871 में साइन की गई थी, याद रखनी इतनी चीज, ठीक है सर। सर सर्डिया पिडमोंट किस राज परिवार का? बेटा सर्डिया पिडमोंट बताया तो मैंने, सर्डिया पिडमोंट जो था वो इटालियन राज परिवार से था, जो इटली का राज परिवार, जिसने जिम्मेदारी उठाई थी इटली को एक करवाने की। जो विक्टर एमानुएल द्वितीय जो थे वो उसी राज परिवार से थे, और सर्डिया पिडमोंट जो था उस पर जो है इटालियन राजशाही परिवार का ही अधिकार था। इसके राजा कौन थे? विक्टर एमानुएल द्वितीय, जिसने जिम्मेदारी ली थी कि भैया वो क्या करवाएंगे, वो इटली का एकीकरण करवाएंगे। समझ में आया? चलिए रिपीट बेटा मैंने कर दिया बेटा, इटली मैंने फिर से बता दिया था आपको, ठीक है ना। चलिए बेटा रूमानी कल्पना मैंने बताया, तो रूमानी कल्पना के बारे में मैंने बहुत बता दिया बेटा। रूमानी कल्पना वही होती है, रूमानी कल्पना में कुछ नहीं होता। आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी संस्कृति का इस्तेमाल कर रहे होते हो एज अ हथियार की तरह। अभी तक क्या था, अभी तक आप लड़ रहे थे, अभी तक आपने बल का इस्तेमाल किया, मार धाड़ किया आपने, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, आपकी जो संस्कृति है उसको ही आपने अपना हथियार बना लिया। आपकी भाषा, आपका नाच गान, लोक कथाएं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कोई भी लोक कथा सुनाऊं कि भाई भारत देश इतना महान क्यों था, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको अपने देश के प्रति प्रेम आएगा। और यही तो राष्ट्रवाद सिखाता है कि आपको अपने देश से प्रेम करना है, एक राष्ट्रवाद की भावना जगानी है, ठीक है ना। तो ये होती है भाई रूमानी कल्पना। बेटा याद तो आंचल बेटा याद तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा बेटा वीडियो कॉल कल पक्का करूंगा, कल पक्का वीडियो कॉल करूंगा, कल पक्का बेटा वीडियो कॉल करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो भाई इसको हम जो है एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आई एम रियली सॉरी बेटा अगर तुम्हें ना समझ में आया हो। मैं क्या करता, मैंने स्टार्टिंग में मैं नाराज हो गया, सो उसके लिए माफ कर दो प्लीज। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे मतलब अशांति फैला देते हैं, है ना, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, इससे दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा कि प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखो यार, और जिनसे भी पढ़ना है उनसे पढ़ो, लेकिन यहाँ पे आके कोई भी डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। प्यार से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, और क्या। नहीं समझ में आ रहा कहीं और पढ़ लो जाके, मैं तो ऐसे ही पढ़ा पाता हूँ भाई, है ना। एक बार ही देखो लेक्चर को, दो बार ही देखो, डाउट्स भी समझ लेता हूँ मैं, एक चीज को 10-10 बार रिपीट भी करता हूँ। सो अगर आपको कोई भी मैंने तकलीफ दी हो, परेशानी दी हो तो माफ कर देना। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो यार। जब भी कभी ख्याल आए, डिमोटिवेशन हो, तो अपने माँ बाप का नाम याद कर लिया करो यार। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम मेरा नहीं, अपना नहीं, तो अपने माँ बाप की सोच लिया करो एक बार, है ना। अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे आप, तो अपने आप आपको मेहनत करने का अंदर से ही मन करेगा, ठीक है। और बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जो मैं बताता चलूं उसको करते रहना है आपको। बाकी यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग भी आते हैं, उनसे मैं बोलना चाहूंगा प्लीज सुधर जाओ, वरना मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम्हारा भविष्य बेकार ना हो जाए, तो सुधर जाओ थोड़ा सा, ठीक है। रोहित बेटा आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम कल देख लेंगे, क्लास का टाइम हो गया है, दूसरे सर आने वाले हैं। अगर मैंने ये स्टूडियो नहीं छोड़ा तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। कल क्या करेंगे, कल टाइम बचेगा अपने पास, कल बहुत टाइम होगा अपने पास, तो हम एक काम करेंगे, कल हम डाउट्स ही ले लेंगे, ठीक है। बाकी देखो जब भी कभी डिमोटिवेशन आए, ये सोच लेना कि आपके माँ बाप जो है ना आपके पीछे लगे हुए हैं, वो आपके साथ एक उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं कि आप पे उम्मीदें हैं। देखो आप पर अपना पूरा जीवन जो है निछावर कर दिया उनने, तो कुछ तो सोच रहे होंगे वो आपके लिए। इतना खर्चा कर रहे हैं, कोर्स दिलवाया आपको, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपका भविष्य बन सके। तो कम से कम उनका याद रखना, ठीक है ना। बाकी विदा लेते हैं आपसे, ठीक है ना। कल मिलते हैं, कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा भी, तो याद करके आना, ठीक है ना। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।